तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारे जुंजी की फाइट एक सीनियर ब्रदर के साथ हो रही होती है जो कि पहले से एक होल्ड साइपल है। पहले हमारा जुंजी एक लड़के को हरा देता है जिसका नाम पूल चैंग होता है और उसके बाद वो एक दूसरा लड़का जिसका नाम हुआ होता है उसके साथ फाइट कर रहा होता है। लास्ट सीन के ऊपर जब वो उसके फीदर को यूज करते हुए उसी को मारने लगता है उसी वक्त वहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं और उसे कहते हैं यहीं पर रुक जाओ, इसको मत मारना। तो एल्डर की बात सुनने के बाद हमारा जुंजी उसको छोड़ देता है। तो वो अभी सोच रहा होता है शुक्र है कि मेरी जान बच गई, इसने मुझे जब मारा नहीं। तो एल्डर जो यहाँ पर आए हैं वो इस हुआ के फादर हैं। वो उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर एक लड़के के साथ रैशली फाइट करने की। वो अभी अपने फादर को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तो बाकी के सभी लोग कहते हैं ये तो एल्डर हैं, एल्डर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इतना है कि जॉयस जी एल्डर को अपने साथ लेकर यहाँ पर आया क्योंकि उसे पहले से पता था कि यहाँ पर फाइट होने वाली है। तो एल्डर अपने बेटे से कहते हैं तुम इस लड़के के सीनियर हो लेकिन तुमने जहाँ पर इस लड़के के साथ फाइट करने की कोशिश की, इसका मतलब ये है कि तुमने जहाँ पर गलती की है, चलो जल्दी से इस लड़के से माफी मांगो। तो वहाँ यहाँ पर माफी मांगने को तैयार नहीं होता, वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। संजय से कहता है एल्डर प्लीज आपको शांत होना होगा, यहाँ पर इस लड़के की गलती नहीं है। हम दोनों यहाँ पर तो आपस में फाइट करके एक दूसरे के साथ पावर्स को मैच अप कर रहे थे, हम दोनों एक दूसरे से मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो एल्डर कहते हैं इसका मतलब चलो ठीक है, फिर ये मसला यहीं पर हल होता है। साथ ही वो अपने बेटे से कहते हैं हुआ चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ और वहीं पर जाकर तुम्हें कुछ डिसिप्लिन के बारे में बताता हूँ और कुछ रूल सिखाता हूँ। हुआ कहता है ठीक है फादर मैं आ रहा हूँ। जी भी भागता हुआ हमारे जुंजी के पास आ जाता है और कहता है क्लाउड जू तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। जुंजी उसे कहता है ब्रदर जी तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, तुम तो मास्टर से मिलने के लिए गए थे। वो उसे कहता है नहीं मास्टर ने मुझे बुलाया ही नहीं था, पूल चैंग ने मुझसे झूठ बोला था, उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अकेला करने के लिए सब कुछ कहा था ताकि वो तुम्हारे साथ फाइट कर सके। जुंजी उसे कहता है लेकिन ये मास्टर यहाँ पर कैसे आ गए। वो कहता है मैंने मास्टर के सामने तुम्हारा नाम लिया था, वो तुमसे मिलना चाहते थे इसी वजह से यहाँ पर आ गए, वैसे उन्हें फाइट के बारे में नहीं पता था। फिर ये दोनों ही ट्रेजर पवेलियन के सामने पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद ब्रदर शिव से कहता है जाओ जाकर अपने लिए एक ट्रेजर को चूज कर लो। जी जैसे वहाँ पर अंदर आता है तो अंदर रिसेप्शन वाला बंदा बैठा होता है, चश्मे लगाए होते हैं। वो कहता है कि तुम ही नए कोल्ड साइपल हो, तुम यहाँ पर अपने लिए ट्रेजर को चूज करने के लिए आए होगे। जी से कहता है हाँ मैं नया कोल्ड साइपल हूँ और यहाँ पर अपने लिए ट्रेजर चूज करने के लिए आया हूँ। तो चश्मे वाला बंदा उसे कहता है तो फिर ठीक है रुको जरा मैं थोड़ी देर तुम्हें बताता हूँ। तो हमारा जुंजी थोड़ी देर में छत की तरफ देखता है और कहता है ये पूरे का पूरा छत तो बिल्कुल खाली है, इसका मतलब यह यहाँ पर किसी ने अपनी मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन को यूज किया है। कैम्पसिस फैमिली वाले कुछ ज्यादा कॉशियस हैं, यहाँ पर काफी कुछ रखा हो सकता है। साथ ही हमारे जुंजी की नजर रिसेप्शन वाले बंदे के ऊपर पड़ती है। वो अंकल वहाँ पर एक पेपर लेकर उसको गौर गौर से पढ़ रहा होता है, उसको घूर रहा होता है। तो हमारा जुंजी उसकी आंख की तरफ देखता है और कहता है इस बंदे के साथ कुछ तो मसला है। कहता है कि इसके पास जो आंख है वो आई ऑफ द हीवन है। यहाँ पर जुंजी इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो ये बात ऊंची आवाज में कह देता है कि तुम्हारे पास तो आई ऑफ द हीवन है। ये बात सुनते ही वो बुढ़ा उसे कहता है तुम्हें पता है तुम्हें बहुत ज्यादा यंग हो लेकिन तुम्हें आई ऑफ द हीवन के बारे में कैसे पता है। जुंजी जल्दी से अपना मुंह बंद करता है और कहता है नहीं नहीं मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बुढ़ा आदमी उसे कहता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको पहली बार देखते पहचान नहीं सकते कि ये आई ऑफ द हीवन है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें हीवन सेक्टर के बारे में पता है। अब मुझे ये बताओ कहीं तुम्हारा कोई ताल्लुक तो नहीं है हीवन सेक्टर के साथ। अगर तुम्हारा हीवन सेक्टर के साथ कोई ताल्लुक है तो ये बहुत ही बुरी बात होने वाली है। जुंजी उसे कहता है नहीं नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे तो बस इस बारे में इसलिए पता है कि मैंने कहीं पर पढ़ा था। रिसेप्शन वाला अंकल जुंजी से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने सिर्फ कहीं पर पढ़ा था, अगर हीवन सेक्टर के साथ तुम्हारा ताल्लुक हो और किसी को पता चल गया तो तुम मारे भी जा सकते हो, ये बहुत ही खतरनाक बात है। फिर साथ ही वो अंकल हमारे जुंजी से कहता है तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं चीजों को तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं करूंगा ना ही इस बारे में किसी को बताऊंगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इंपीरियल सिटी में कुछ बातें टैबू है, यानी कि उनके बारे में बात नहीं की जा सकती। और मैं इस बात से भी ज्यादा हैरान हूँ कि आज से पहले कोई भी मेरी आई ऑफ द हीवन को आज तक पहचान नहीं पाया। जुंजी से कहता है मैंने आई ऑफ द हीवन का नाम सुना था और मैंने यहाँ पर तुम्हारी आंख को देखकर गैस लगाया था, मुझे यहाँ पर पक्का पता नहीं था कि तुम्हारी आंख जो है ये आई ऑफ द हीवन ही है। रिसेप्शन वाला अंकल उसे कहता है अच्छा ठीक है इस बारे में भूल जाओ, चलो जल्दी से मुझे अपना रिसेप्शन कार्ड दिखाओ, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास इन्विटेशन लेटर है या नहीं। जुंजी से इन्विटेशन लेटर देने के बाद अंदर चला आता है। अंदर आने के बाद हमारा जुंजी सोच रहा होता है इस बुढ़े मास्टर ने कहा कि हमारे इंपीरियल सिटी में कुछ बातें टैबू हैं, यानी कि उनके नाम नहीं लिए जा सकते। तो यहाँ पर काफी कुछ चल रहा है। पहले यहाँ पर ली मेंशन वो जो गायब हो गया था, उसके बाद 17 साल पहले मेरी फैमिली का गायब होना, अब यहाँ पर हीवन सेक्टर वाले भी आ गए हैं कि इनका नाम भी इंपीरियल सिटी में नहीं लिया जा सकता। इन सभी लोगों का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है। जुंजी कहता है तो मुझे इसके बारे में फिलहाल के लिए नहीं सोचना चाहिए, पहले मुझे यहाँ पर अपने लिए कोई ट्रेजर चूज करना है ताकि मैं कोई अच्छा सा ट्रेजर अपने लिए ले सकूं। हमारा जुंजी वहाँ पर जाकर लाइब्रेरी में बुक्स को निकालना स्टार्ट करता है। वो सारी की सारी बुक्स को देखने के बाद वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है और कहता है मैं क्या करूँ, यहाँ पर कैम्पसिस फैमिली में जितनी भी बुक्स रखी हुई है ये सारी की सारी बेकार है, इनमें से कोई भी अच्छी बुक नहीं है। वहीं पर उसे सामने एक डार्क स्टील का टुकड़ा दिखाई देता है जो कि चमक रहा होता है। जुंजी कहता है ये तो डार्क स्टील का टुकड़ा है, चलो जल्दी से इसको ले लेती हूँ। जुंजी उसकी तरफ आगे हाथ बढ़ाता है, जैसे वो उसके ऊपर हाथ डालता है वहीं पर एक लड़की का हाथ भी वहाँ पर पहुंच जाता है। जुंजी अपनी साइड के ऊपर देखता है तो उसके साथ फीनिक्स हुआ खड़ी होती है। फीनिक्स हुआ ने भी वहीं पर उसी जगह के ऊपर हाथ डाला होता है, यानी कि उसे भी ब्लैक स्टील चाहिए होता है।
तो फीनिक्स हुआ हमारे जुंजी से कह दिया प्लीज मुझे माफ करना, पर ये वाला डार्क स्टील का टुकड़ा तो मेरा है, ये मैंने पहले लिया है। तो जुंजी से कहता है नहीं, पहले मैंने उसके ऊपर हाथ डाला है तो इसलिए ये मेरा होगा। तो फीनिक्स हुआ उस टुकड़े को उतार लेती है और छीनते हुए कहती है तुम यहाँ पर एक लड़की के साथ बहस करना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहस में जीत पाओगे? जुंजी कहता है मुझे माफ करना पर मुझे ये टुकड़ा चाहिए, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए ये मेरा है। तो फीनिक्स हुआ काफी गुस्सा हो जाती है और उसके पाँव के ऊपर अपना पाँव मारती है, जिससे हमारा जुंजी चिल्लाना शुरू कर देता है। साथ ही वो अपने घुटने को उसके अंडू का मार दिया, जिससे हमारा जुंजी जल्दी से पीछे हटते हुए अपने अंडू को बचा लेता है। उसे कहती है ऐसा कोई भी नहीं है इंपीरियल सिटी में या फिर कैम्सिस फैमिली में जो कि मेरी उठाई हुई चीज को मेरे हाथ से छीनने की कोशिश करे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस डार्क स्टील को मेरे से ले सकते हो? वो जब जुंजी के ऊपर फिर से अटैक करती है तो हमारा जुंजी बड़ी स्पीड से घूमता हुआ उसके पीछे चला जाता है, फिर साथ ही उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे बड़े रोमांटिक अंदाज में पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम्हारे पास जो मार्शल स्पिरिट है वो इस डार्क स्टील के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। अगर तुम इस डार्क स्टील को यूज करते हुए अपनी मार्शल सोल को इसके साथ मर्ज करने की कोशिश करोगी तो तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगी, इसी वजह से तुम्हें यह नहीं लेना चाहिए। फिनिक्स हुआ भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए शर्माना शुरू कर देती है, फिर साथ ही वो जल्दी से उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और खुद पीछे वाली दीवार के साथ चली जाती है और कहती है लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी पावर्स को चेक करना चाहते हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से डार्क स्टील को लेकर जा सकते हो? तो डार्क स्टील का टुकड़ा हमारे जुंजी ने उसके हाथ से छीन लिया है। जुंजी उसे कहता है मेरे हाथ से इस डार्क स्टील के टुकड़े को छीनने के बजाय मुझे लगता है कि तुम्हें आगे बढ़कर जाकर अपने लिए कोई और ट्रेजर ढूंढना चाहिए, तुम्हारी मास्टर स्पिरिट के साथ कंपैटिबल हो। फिनिक्स हुआ उसे कहती है इस सबसे तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या चूज करती हूँ। जुंजी कहता है जबकि तुम बहुत ज्यादा अनरीजनेबल हो तो फिर मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ। हमारा जुंजी बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना शुरू करता है। फिनिक्स वहाँ से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? मैं यहाँ की एक कोड डिसाइपल हूँ और कोड डिसाइपल होने का मतलब यह है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ और वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है। उसकी पावर क्या होती है कि वो लाइट की नीडल्स बना सकती है या फिर उनकी स्ट्रिंग्स भी बना सकती है। तो वो अपने हाथ से काफी सारी लाइट नीडल्स को सामने की तरफ फेंकती है जो कि सॉलिड बन जाती है और हमारे जुंजी के सामने एक जाल बन जाता है। जुंजी वहाँ से आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता, इसी के साथ ही वो वहाँ पर और ज्यादा तरंगों को रिलीज करती है। वो सारी की सारी स्ट्रिंग्स आगे बढ़ती हैं और हमारे जुंजी की पूरी बॉडी को उसके साथ लपेट लेती है। कुछ स्ट्रिंगें उसकी गर्दन के ऊपर होती हैं और उसने उन स्ट्रिंगों को अपने हाथ में पकड़ा होता है। हमारे जुंजी उसे कहता है तुम बार बार यहाँ पर मेरे पास अटैक करके मेरे हाथ से डार्क स्टील क्यों छीनना चाहती हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर डार्क स्टील के लिए आई ही नहीं हो, पर तुम्हारा मकसद कुछ और है। वो उसे कहती है हाँ मेरा मकसद कुछ और है, मुझे ये डार्क स्टील नहीं चाहिए। असल बात यह है कि तुम यहाँ पर नए आए हो, तुम अभी भी गोल्ड डिसाइपल बने हो, लेकिन तुमने यहाँ पर आते ही बहुत कुछ कर दिया है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मैं यहाँ पर तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए आई हूँ कि हम गोल्ड डिसाइपल जितने भी बुरे नहीं है, हम गोल्ड डिसाइपल भी सबसे बेस्ट है। जुंजी हंसना शुरू कर देता और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटी सी अरे फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर ट्रैप करके रख सकती है? ये बहुत ही बारीक सी स्ट्रिंग है, ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। वो उसे कहती है तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो? तो देखते हैं कि तुम यहाँ पर ज्यादा फास्ट हो या फिर मेरी ये तारे ज्यादा फास्टर हैं। अगर तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करोगे तो मैं इसको थोड़ा सा खींचूंगी और तुम्हारी गर्दन यहाँ से कट जाएगी। क्योंकि उसने अपनी तारों को चारों तरफ से फैलाया होता है। उसी वक्त एक अलमारी पीछे से उसकी तार की वजह से खींचकर उनके ऊपर गिरने लगती है। जुंजी उस अलमारी को गिरता हुआ देख लेता है। वो जल्दी से मिस हुआ को नीचे की तरफ कर लेता है और अपने आप को उसके ऊपर कर लेता है ताकि वो उसको बचा सके। मिस हुआ उसके नीचे होती है, वो उसकी तरफ देखती है तो वो अलमारी हमारे जुंजी की बॉडी के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से तारें जो हमारी जुंजी की बॉडी के साथ लिपटी होती है वो उसकी बॉडी के अंदर धंस जाती है, जिसकी वजह से हमारे जुंजी की पूरी बॉडी से ब्लीडिंग निकलना होनी शुरू हो जाती है। ये देखकर तो फिनिक्स हुआ भी ठंडी पड़ जाती है। वो उसे कहती है तुमने मेरी जान क्यों बचाई? जुंजी उसे कहता है क्या मुझे यहाँ पर किसी रीजन की जरूरत है तुम्हारी जान बचाने के लिए? क्योंकि तुम मेरी क्लास फेलो हो तो तुम्हारी जान तो जरूर बचाऊंगा। तो फिनिक्स हुआ से कहती है लेकिन मैंने तो यहाँ पर तुम्हें मारने की कोशिश की थी, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, फिर तुम मेरी जान क्यों बचाओगे? जुंजी उसे कहता है लेकिन अब हम लोग दोस्त बन सकते हैं, तो क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं? वो उसे कहती है तुम बेवकूफ हो। तो फिर फिनिक्स उसके ऊपर से अपनी सारी स्ट्रिंगों को हटा लेती है और वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ट्रेजर पवेलियन के दरवाजे के ऊपर पहुंचने के बाद फिनिक्स हुआ हमारे जुंजी से कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। फिनिक्स गया हूँ। जुंजी उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। साथ ही वो उससे पूछता है अब मुझे ये बताओ क्या मैं इस डार्क स्टील को अपने लिए रख सकता हूँ? वो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम इस डार्क स्टील को अपने लिए रख सकते हो। वैसे भी डार्क स्टील नहीं चाहिए था, ये तुम्हारा ही है। जुंजी डार्क स्टील को लेने के बाद मार्शल आर्ट्स स्क्वायर के ऊपर खड़ा होता है और वहाँ पर सोच रहा होता है। इस वक्त हमारी एकेडमी में फिनिक्स हुआ और फ्रोस्नो ये दोनों बहुत ही पावरफुल लड़कियां, इनकी फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा टफ है। अगर मैंने इन दोनों लड़कियों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रख लिया तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास बहुत सारी पावर आ जाएगी। इसके बाद मुझे मिस स्किन के पास भी जाना होगा। मिस स्किन यूजैन वो भी इस वक्त मुश्किल में है, अगर मैंने उसकी मुश्किल को भी हल कर दिया तो इसका मतलब ये है कि किन फैमिली मेरे साथ हो जाएगी और मेरी बैकग्राउंड पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैं एक कोड डिसाइपल हूँ जो कि 9th कोड डिसाइपल हूँ, जबकि मेरे अलावा 8 यहाँ पर और कोड डिसाइपल्स हैं। उन 8 में से 2 के साथ फाइट हो चुकी है, 2 के साथ मैंने अच्छा रिलेशनशिप बना लिया है, एक मिस स्किन यूजैन है। अगर मैं इन तीनों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रख लेता हूँ तो बाकी के सभी लोग मुझे आसानी से नया कोड डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहीं पर हमारा जुंजी कहता है तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले तैयारी करना होगी ताकि मैं मिस स्किन यूजैन उसका जाकर मसला है उसको हल करने की कोशिश करूँ। सबसे पहले उसी का मसला हल करते हैं। यहीं पर उन्हें बाइक की आवाज आती है तो बाइक के ऊपर मिस फ्रोस्नो बड़ी स्पीड से वहाँ पर बाइक चलाती हुई उनके पास आती है और हमारे जुंजी के सामने आकर ब्रेक लगाती है। उसे कह दिया प्लीज मुझे माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई।
जुनजी उसकी तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये एक बाइक के ऊपर बैठी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 61 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जुनजी मार्शल आर्ट स्क्वायर पे खड़ा होता है कि उसी वक्त मिस स्नो उसके पास आती है। वो एक बाइक के ऊपर बैठी होती है। वो एक बाइक पर बैठकर जब उसके सामने आकर ब्रेक लगाती है, हमारा जुनजी उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। मिस स्नो उसके माथे पे फ्लिक करती है और कहती है, तुम ये क्या देख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, तुम काफी ज्यादा सीरियस लगते हो। हमारा जुनजी उसे देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहती है कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा समझदार हो, जो तुमने मुझे कहा कि वहाँ पर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँ। क्या तुम्हें पता है कि जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं वो मेरा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हें स्पिरिट सोल्जर पवेलियन में जाना क्यों है। लेकिन हमारा जुनजी अभी भी उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। मिस स्नो उसे कहती है, ठरकी कहेंगे, ये तो मुझे घूर घूर कर क्या देख रहे हो। हमारा जुनजी उसे कहता है, मुझे प्लीज माफ करना, पर मैं यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा हूँ। तुम बाइक के ऊपर बैठकर तो आई हो, ये तो समझने वाली बात है, लेकिन तुम्हारी चेस्ट इतनी बड़ी कैसे हो गई, कल तक तो ये बिल्कुल फ्लैट थी। ये बात सुनने के बाद वो हमारा जुनजी को पीटना शुरू कर देती है और कहती है, ये मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, तभी ये छोटी और बड़ी होती रहती है। तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें यहाँ पर इसके ऊपर ज्यादा घूर कर देखने की जरूरत है। फिर साथ ही वो उसे खींचकर बाइक के ऊपर बिठा लेती है और कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं। वो बड़ी स्पीड से अपनी बाइक को चलाते हुए वहाँ से निकल पड़ती है। वहाँ पर जो डिसाइपल्स होती हैं वो सभी लोग बातें करना शुरू कर देती हैं और कहते हैं, ये तो हमारी फैमिली की फ्रोस्ट स्नो थी, लेकिन इसके साथ एक लड़का कौन था, इसे हमने पहले कभी नहीं देखा। उनके साथ वाले जिन्हें पता होता है कि ये कौन है, वो उन्हें बताते हैं कि इसका नाम क्लाउड चू है। ये अभी यहाँ पर आया और ये नया कोड डिसाइपल है, लेकिन ये बहुत बड़ा जीनियस भी है। इसी वजह से फ्रोस्ट स्नो इसे अपने साथ वहाँ पर लेकर जा रही है। पता नहीं वो कहाँ पर जा रही है। मिस स्नो जुनजी को अपने साथ लेकर उसकी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाती है और कहती है, अरे पूरे इंपीरियल सिटी में ये वाला सबसे पावरफुल फोर्जिंग बेस है, जहाँ पर तुम सबसे बेस्ट वेपन्स बना सकते हो। पूरे इंपीरियल सिटी में सबसे ज्यादा बेस्ट फोर्जर और इसके साथ बेस्ट फोर्जिंग डिवाइसेस यहाँ पर मौजूद हैं। तुम इनमें से किसी को भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। मेरे ग्रैंडपा तुम्हारी मदद करेंगे। जुनजी उससे कहता है, जब हम लोग बाजार से गुजर कर आ रहे थे तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी शॉप्स को देखा जो कि बंद थी। अब उन सारी शॉप्स के बंद होने की वजह क्या है। वो उसे कहती है, सारी की सारी शॉप्स जो कि तुमने देखी वो सारी बंद थी, वो किन फैमिली की है। किन फैमिली की शॉप्स आजकल बंद ही रहती है, पता नहीं उनकी फैमिली में क्या कुछ चल रहा है। अभी इंपीरियल सिटी में किन फैमिली सबसे बड़ी फैमिली हुआ करती थी, किन फैमिली का बिजनेस यहाँ पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जितनी ज्यादा शॉप्स हैं वो सारी की सारी किन फैमिली की है और इनका बिजनेस बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, पिछले 2 महीने से इनका बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। इनकी दुकानें सारी बंद है और मिस किन जो कि हमारी एक कोल्ड डिसाइपल है, उसका नाम किन है, जूजैन, वो भी अपने घर वापस चली गई है और अभी तक वापस नहीं आई। पता नहीं उनकी फैमिली में क्या मसला चल रहा है। जुनजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, लगता है कि मुझे मिस किन से मिलने के लिए जाना ही पड़ेगा ताकि मैं उसका मसला हल कर सकूं। मिस स्नो हमारे जुनजी को अपने साथ लेकर जैसे उस पवेलियन बेस के अंदर आती है तो वहाँ पर जो लड़कियां होती है वो सभी लोग बाकी उसके पास आती है और कहती है, लेडी स्नो तो वापस आ गई है, शुक्र है कि अब वापस आ गई है। हमारे मास्टर पिछले कई दिनों से कुछ भी खा पी नहीं रहे, उनकी तो भूख ही मार गई है, इस वजह से उनका बहुत सारा वजन भी कम हो गया है। तो मिस स्नो चिल्लाकर उनसे कहती है, वो इसी तरह डिजर्व करते हैं। उसे किसने कहा था कि मेरी शादी मिस लड़के मिस्टर सू के साथ करवा दे। मैं ड्रीम फैमिली के किसी भी लड़के के साथ शादी नहीं करने वाली। उसने कैसे किया ये, उसने मेरी एंगेजमेंट उसके साथ कैसे कर दी। तो वो लड़कियां उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती हैं और वो भागती हुई हमारे जुनजी के पास आ जाती है और कहती है, ये लड़का मिस स्नो के साथ यहाँ पर आया है, ये तो बहुत ज्यादा यंग और हैंडसम है, लगता है ये मिस स्नो का बॉयफ्रेंड है। स्नो वहाँ पर दूर खड़ी उन सभी की बातें सुनने के बाद शर्म के मारे लाल हो रही होती है। स्नो हमारे जुनजी से कहती है, लगता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताना भूल गई थी कि तुम इस वक्त जिस जगह के ऊपर खड़े हो यही मेरा घर है, यहाँ पर जो मास्टर है वो मेरे दादाजी हैं। हमारा जुनजी उसे कहता है, नहीं मुझे पहले से पता था कि यहाँ पर बेस तुम्हारा घर है, क्योंकि इस सिटी में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पास तुम्हारे जैसी मोटरसाइकिल है और इस तरह की मोटरसाइकिल सिर्फ यहाँ के फोर्जर्स ही बना सकते हैं। इसी वक्त सामने से उसके दादाजी भागते हुए आते हैं। वो भागते हुए आते हैं और स्नो को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, फरोज तुम इतने दिनों से कहाँ पर थी, तुम तो अपने दादाजी को बिल्कुल भूल ही गई हो। तो जरा मैं तुम्हारे इंतजार में भूख के मारे कितना ज्यादा पतला हो गया हूँ। अब प्लीज जल्दी से घर वापस आ जाओ, मैं कभी भी ड्रीम फैमिली के लड़के के साथ तुम्हारी शादी नहीं करूंगा, हम उस शादी को कैंसिल कर देंगे। मिस स्नो दादाजी को पंच मारते हुए कहती है, दादाजी प्लीज बिहेव करें, यहाँ पर हमारे साथ एक विजिटर है, मैं अपने साथ एक मेहमान को भी लेकर आई हूँ। दादाजी वहाँ पर सीधे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ पर इंसानों की तरह बिहेव करूंगा। वो वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। मिस स्नो हमारे जुनजी को इनका इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, हमारे स्पिरिट सोल्जर पवेलियन के मास्टर है और इनका नाम काइजर स्नो है और मेरे दादाजी भी है। फिर वो हमारे जुनजी के बारे में उनको बताती है कि ये हमारा नया कोड डिसाइपल है, ये मेरा यंगर मार्शल ब्रदर भी है, इसका नाम क्लाउड चू है। मैं मिस्टी फॉरेस्ट में एक मिशन पर थी, तभी इस लड़के ने मेरी जान भी बचाई थी। तो दादाजी ये बात सुनते ही जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं, जुनजी का हाथ पकड़ते हैं और उसे कहते हैं, तुमने मेरी स्नो की हेल्प की, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हें एक VIP कार्ड दूंगा। जुनजी उनसे कहता है, आपको मुझे VIP कार्ड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस स्नो ने पहले मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से हमारा यहाँ पर हिसाब बराबर हो चुका है। जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी स्नो से कहते हैं, तो मुझे ये बताओ इस लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि तुमने उसकी जान बचाई और उसके बाद उसने तुम्हारी जान बचाई, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ अजीब तो नहीं हुआ। स्नो
चिल्लाकर अपने ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा जी हम किस तरह की बकवास बातें कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। ग्रैंडपा से कहते हैं अच्छा ठीक है अब शांत हो जाओ, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो अपने ग्रैंडपा से शर्माते हुए कहती है, ग्रैंडपा मैं असल में इसको यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे आपकी फेवर की जरूरत है, हमें आपकी मदद चाहिए। स्नो अपनी ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा क्या आप मेरे इस दोस्त के लिए इसके लिए कुछ फोर्जिंग कर सकते हैं, इसको किसी स्पेशल चीज की जरूरत है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पर इंपीरियल सिटी का सबसे टॉप क्लास का ब्लैक स्मिथ हूँ, जहाँ तक कि इस डायनेस्टी की जो एम्परर है वो भी मुझे कई बार बुला चुके हैं अपने लिए कुछ चीजें फोर्ज करने के लिए। स्नो यहाँ पर जुंजी के लिए अपने ग्रैंडपा की मिन्नतें कर रही होती है। वो ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा प्लीज कर देना, आप तो मेरे बहुत ही प्यारे ग्रैंडपा है। जबकि ग्रैंडपा आगे हंसना शुरू कर देते हैं और साथ ही सोच रहे होते हैं तो यहाँ पर एक बिगड़ी हुई बच्ची की तरह बातें कर रही है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इसे टीज करना। हमारा जुंजी उसे कहता है, मास्टर स्नो आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके फोर्जिंग इक्विपमेंट चाहिए, बाकी मैं सब कुछ खुद ही कर लूंगा। अपने पास एक लिस्ट निकालता और कहता है, इस पेपर के ऊपर मैंने सारे मटेरियल्स की लिस्ट लिखी हुई है, यानी कि मटेरियल्स के नाम लिखे हुए हैं, आपको ये सारे मटेरियल्स मुझे प्रोवाइड करने होंगे। ग्रैंडपा उसके पास है वो लिस्ट लेते हैं और उसे कहते हैं, तो तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए। जुंजी कहता है, नहीं मैं ये सब कुछ खुद कर सकता हूँ। सारी नौकरानियां वहाँ पर छुप कर देख रही होती हैं और कहती हैं, ये लड़का कर क्या रहा है, कहीं ये कोई बेवकूफ तो नहीं है। मास्टर स्नो इस पूरे इंपीरियल सिटी के सबसे बेस्ट ब्लैक स्मिथ है, लेकिन ये लड़का यहाँ पर उनकी मदद नहीं लेना चाहता बल्कि खुद से फौजिंग इक्विपमेंट्स को यूज करना चाहता है, कहीं ये हमारे इक्विपमेंट्स को तोड़ ही ना दे। स्नो भी काफी गुस्सा हो जाती है और जुंजी से कहती है, जुंजी कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरे ग्रैंडपा की मदद नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को मनाने के लिए पूरी कोशिश कर दी, यहाँ पर तक मुझे उनके सामने मीठी मीठी बातें भी करना पड़ी, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम्हें उनकी मदद की जरूरत ही नहीं है। जुंजी से कहता है, मिस स्नो लगता है कि अब यहाँ पर इस बात को गलत समझ रही है, मैं यहाँ पर अपनी मास्टर सोल जो कि एक स्वर्ड है उसको मेंटेन करने की कोशिश करने वाला हूँ, उसे डार्क स्टील के साथ मिक्स करने वाला हूँ। इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर इसे मैं खुद परफॉर्म करूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ग्रैंडपा जल्दी से उन दोनों के बीच में आते हैं और कहते हैं, तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, दोनों यहाँ पर आपस में अच्छी तरह से बिहेव करो। तो ग्रैंडपा हमारे जुंजी से कहते हैं, क्लाउड शू तुम अभी छोटे हो और तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो तुम क्या मुझे यहाँ पर बता सकते हो कि तुम यहाँ पर क्या फोर्ज करने की कोशिश करने वाले हो। साथ ही वो उसके पेपर को वहाँ पर रोल करने के बाद उसकी तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी ये लिस्ट बिल्कुल बेकार है। हमारा जुंजी भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा इस बात का क्या मतलब है, क्या आपने मेरे पेपर को भी फोल्ड करके फेंक दिया, आपको क्या लगता है कि मैं फोर्जिंग नहीं कर सकता। वो उसे कहते हैं, बेवकूफ लड़के, तुमने यहाँ पर जो मेथड लिखा हुआ है वो जिन और जैंग को एक दूसरे के साथ मिलाने का लिखा हुआ है, लेकिन जिन और जैंग कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बहुत सारे आम लोगों को भी इस बारे में पता होता है कि जिन जैंग एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तुम तो एक कोड डिसाइपल हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा। तुम्हारा जुंजी ग्रैंडपा से कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरीका है दोनों को मिक्स करने का। ये बात सुनते ही ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिढ़ाकर उसे कहते हैं, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, मैं अपनी पूरी उम्र गुजार दी है, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और मुझे अभी तक जिन और जैंग को मिलाने का कोई तरीका नहीं मिल सका। जिन और जैंग कभी भी एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते हो, तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम यहाँ पर जिन और जैंग को आपस में मिला सकते हो। मिस स्नो से कहती है, ग्रैंडपा मुझे लगता है कि इस लड़के के पास कोई ना कोई तरीका होगा, आप प्लीज शांत हो जाएं, आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा चिल्लाकर उसे कहते हैं, ये क्या बकवास हो रही है, मैं एक लेवल 5 का ब्लैक स्मिथ हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि अगर कोई तरीका होता तो मुझे इस बारे में नहीं पता होता कि जिन और जैंग को आपस में मिक्स किया जा सकता है या नहीं। तो ग्रैंडपा हमारे जुंजी को इजाजत दे देते हैं, वो फोर्जिंग रूम के अंदर चला जाता है और उसके पास वो सारे के सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि उसे चाहिए होते हैं, वो सारे मटेरियल्स को वहाँ पर रख लेता है और अपनी तलवार को निकालता और कहता है, जुंजी कहता है, फॉरेस्ट में मैंने बैटल के दौरान इस तलवार को बहुत ज्यादा यूज किया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी क्रैक्स पड़ गए हैं, तो मुझे इसे रिपेयर करना होगा। तो मुझे जो डार्क स्टील मिली है मैं उस डार्क स्टील के साथ इसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करूंगा, ताकि हो सकता है ये डायरेक्टली अपग्रेड होकर लेवल अप हो जाए। कहीं पर हमारे जुंजी को पीछे कुछ महसूस होता है कि वहाँ पर पीछे कोई खड़ा है। जुंजी पीछे की तरफ घूमता और कहता है, कौन है वहाँ पर। तो वहाँ पर उसे सामने एक आईना दिखाई देता है। जुंजी कहता है, लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक आईना है। अभी ठीक है, अब यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वो वहाँ पर अपनी डार्क स्टील को भी निकाल लेता है और वहाँ पर अपने मेथड को स्टार्ट करना यूज करता है और उसके साथ ही वो अपने मुंह के अंदर से फायर को भी निकाल रहा होता है, क्योंकि फोर्जिंग में उसे फायर की भी जरूरत पड़ती है। तो वो यहाँ पर अपने बीच फायर को यूज करने वाला है। तो ग्रैंडपा को भी दिखाते हैं जो कि बाहर दीवार के पास खड़े होते हैं और कान लगाकर सुन रहे होते हैं। स्नो उसके पास आती है और उसे कहती है, ग्रैंडपा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, शांत हो जाओ, यहाँ पर जोर से मत बोलो, मैं यहाँ पर सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। स्नो कहती है, ग्रैंडपा कहीं आपको इस बात का डर तो नहीं है कि वो लड़का आपके डिवाइसेस को बर्बाद कर देगा। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, नहीं, मुझे इस डिवाइसेस के टूटने का कोई भी डर नहीं है, मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि वो लड़का क्या कर रहा है। तो मिस स्नो उनसे कहती है, ग्रैंडपा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आप उस लड़के की फिक्र कर रही हैं, आपको उसके लिए परेशानी हो रही है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं, हाँ मुझे उसके लिए परेशानी हो रही है, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि वो लड़का वहाँ पर जिन और जैंग को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम्हें पता है कि जब जिन और जैंग को आपस में फोर्सफुली मिलाने की कोशिश की जाती है तो एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से पास जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी बर्बाद हो जाती है। कहीं वो लड़का उस एक्सप्लोजन की वजह से मारा न जाए, इसी वजह से मैं यहाँ पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा हूँ। तुम उसे अपने साथ लेकर आई हो तो वो यहाँ पर अपनी लाइफ को डेंजर में ना डाले, मैं इसलिए यहाँ पर हूँ। मिस स्नो अपने ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लड़का इस सबको हैंडल कर लेगा। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें इस बार कुछ ज्यादा ही भरोसा है। तो वो उन्हें बता देती है कि मिस्टी फॉरेस्ट में क्या हुआ। ग्रैंडपा भी ये सारी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में मिस्टी फॉरेस्ट ने इसमें ये सब कुछ
कुछ किया था। मिस स्नो उनसे कहती है हाँ उस लड़के ने अगर कहा है कि वो कर लेगा तो वो कर लेगा, आपको उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। ग्रैंडमा उसे कहती है लेकिन उसके ऊपर तो मुझे भरोसा है, पर तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बदली हुई लग रही हो। उनसे कहती है ग्रैंडमा यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बदली हुई। ग्रैंडमा उसे कहती है जरा देखो तो सही, मुझे लगता है कि फॉरेस्ट में तुम्हें उस लड़के से प्यार हो गया था, तुमने तो यहाँ पर अपनी अपीयरेंस को भी चेंज किया हुआ है। पहले तो तुम कभी भी अपनी चेस्ट के ऊपर जोर नहीं देती थी, लेकिन आज देखो तुमने अपनी चेस्ट को बढ़ाया हुआ है। ग्रैंडमा उसे कहती है मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, जबकि वो भी शर्माना शुरू कर देती है और अपने ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा ऐसी कोई बात नहीं, आप पता नहीं यहाँ पर क्या सोचे जा रहे हैं। तो ग्रैंडमा उसे कहती है लगता है कि मुझे बहुत ही जल्दी अपना पोता मिलने वाला है, और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 62 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 63 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जुंजी मिस स्नो के साथ उसके दादाजी के बेस के ऊपर जाता है, जो कि एक फोर्जिंग बेस होता है। वहाँ पर उनके पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको यूज करके वो वेपन्स को फोर्ज कर सकते हैं, और हमारा जुंजी उनसे कुछ चीजें उधार लेता है। जुंजी उनके पास उनके फोर्जिंग इक्विपमेंट्स को उधार लेकर अपनी मास्टर सोल को पावरफुल बनाने वाला है, उसे डार्क स्टील के साथ मिक्स करने वाला है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा जुंजी अपनी तलवार को डार्क स्टील के साथ मिक्स कर लेता है और कहता है जो तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर अपनी डार्क स्टील और बाकी के सारे मटेरियल्स को यूज करते हुए अपनी मास्टर सोल को अपग्रेड कर लिया, और वो पहले से काफी ज्यादा मजबूत हो गई है। और जो बाकी के बचे हुए मटेरियल्स थे उन सभी के साथ यहाँ पर कुछ जिन और जैंग नीडल्स बनाई है। इस वक्त मेरे पास टोटल 12 जिन और जैंग वाली नीडल्स हैं। इसका मतलब यह है कि अब मैं किन फैमिली में जा सकता हूँ और जाकर मिस जूजियान को बचा सकता हूँ। तो जुंजी कहता है चलो फिर बाहर चलते हैं। मुझे लगता है कि मिस नो और उसके दादाजी वो दोनों मेरा इंतजार कर रहे होंगे, शायद वो लोग काफी ज्यादा बोर हो रहे होंगे। तो हमारा जुंजी जैसे दरवाजा खोलता है और बाहर की तरफ देखता है तो वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। जैसे उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है तो मिस स्नो जल्दी से अपने बूब्स में से एक जेलीफिश को बाहर निकालती है, क्योंकि उसकी चेस्ट बहुत ज्यादा फ्लैट होती है, और उसने जहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट यानी कि जेलीफिश को यूज करते हुए अपनी चेस्ट को जरा रेस किया होता है ताकि वो बड़ी बड़ी दिखे। वो जेलीफिश को निकालकर दादाजी के मुंह पर दे मारती है, जबकि हमारा जुंजी वहीं पर देख रहा होता है। जैसे वो जुंजी को देखती है कि जुंजी ने ये सब कुछ देख लिया है, और उसी वक्त उसने दूसरी जेलीफिश को भी निकाल लिया होता है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और दादाजी भी। इसके साथ ही वो चिल्लाकर अपने दादाजी से कहती है दादाजी मुझे आपसे नफरत है, आपकी वजह से जुंजी ने यहाँ पर ये सब कुछ देख लिया कि मैंने अपनी चेस्ट के अंदर यहाँ पर जेलीफिशेस को रखा हुआ है ताकि ये बड़ी दिखाई दे। हमारा जुंजी भी जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आ जाता है और कहता है इन दोनों के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ी देर के बाद दादाजी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं दरवाजा खोलो, मैं काइजर स्नो हूँ। तो दरवाजा खुलता है, दादाजी अंदर आते हैं और उसे कहती है तो मुझे ये बताओ क्या मेरे इक्विपमेंट्स ठीक तरह से काम कर रहे थे, तो क्या तुमने वो काम कर लिया जो तुम करना चाहते थे? जुंजी कहता हाँ मैंने वो कर लिया। ग्रैंडमा भी जहाँ पर जब जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइट होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आयरिस ने ये सब कुछ कैसे किया होगा, क्योंकि जिन और जैंग को आपस में मिलाना नामुमकिन है। वो उसे कहते हैं तो मुझे बताओ क्या तुमने जिन और जैंग को आपस में मिला लिया, या फिर मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पर गिव अप कर दिया और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। जुंजी कहता है मास्टर आपकी काइंडनेस का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने यहाँ पर अपना मिशन पूरा कर लिया, मुझे जो चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया है। वो उसे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि इस लड़के के पास वाकई में कोई ऐसा तरीका है जिससे वो जिन और जैंग को आपस में मिला सकता है। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर लगता है। मैं यहाँ पर इस लड़के के सामने ये कहूंगा कि मुझे इस तरह का कोई तरीका नहीं आता, तो इसका मतलब यह है कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तो मुझे बेहतर यही है कि मैं यहाँ पर चुप ही रहता हूँ। तो जुंजी कहता है स्नो मैं यहाँ पर आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, मेरे पास एक जिन और जैंग नीडल है। मुझे लगता है कि जिन और जैंग नीडल को स्टडी करके आप भी जान सकते हैं कि कैसे जिन और जैंग को आपस में मिक्स किया जाता है। ये बात सुनते ही उसे कहते हैं क्या तुम वाकई में ये चीज मुझे देने वाले हो? वो उसे कहता है हाँ आपको देने वाला हूँ। उसके बाद हमारा जुंजी बाहर निकलता है तो वो सारी नौकरानियां जल्दी से भागती हुई उसके पास आती है और कहती है तुम अभी जहाँ से जाने वाले हो, तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए। लेडी स्नो इस वक्त बहुत ज्यादा उदास है, हमें लगता है कि तुम्हें उसके पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। चलो जल्दी से जाओ, जाकर उससे बात करो। जुंजी उन सभी की बात सुनने के बाद सीधा मिस स्नो के पास जाता है, जो कि अपने रूम में बैठी होती है और काफी उदास भी होती है और शर्मिंदा भी होती है। जुंजी से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जुंजी से कहता है मैं जहाँ से जा रहा था इसी वजह से मैंने सोचा कि तुम मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रही, तो क्यों ना मैं ही हूँ तुम्हें मिलने के लिए जहाँ पर चला हूँ। तो मिस स्नो से कहती है तुम अभी तक जिंदा और चंगे वाले हो तो खुद ही यहाँ से चलकर वापस चले जाओ, तुम्हें रास्ता तो आता ही होगा। जुंजी कहता हाँ मैं जा सकता हूँ, मैं तो यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने मेरी मदद की थी उस बीस्ट फायर को एब्जॉर्ब करने में। उस बीस्ट फायर को मैंने तुम्हारी मदद से हासिल किया था। यहाँ पर फिर से तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर दिया, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे दादाजी के बेस के ऊपर आकर सबसे बेस्ट फोर्जिंग इक्विपमेंट्स को यूज कर पाया हूँ। यहाँ से वापस जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट में देना चाहता हूँ। तो मिस स्नो से कहती है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी खूबसूरत चीजें देखी हैं, इसी वजह से मुझे तुम्हारे गिफ्ट की जरूरत नहीं है,
तुम यहाँ से चले जाओ। तो जुनजी अपने पास एक बॉक्स ओपन करता है और उसे कहता है तुम वाकई में यहाँ पर इस गिफ्ट को नहीं देखना चाहोगी। मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल स्टोन है, इसको गोल्डन मास्टरी स्टोन कहा जाता है। स्नो से कहती है क्या तुम्हें पता है कि इस वाले स्टोन को हासिल करना कितना ज्यादा रेयर है? क्या तुम वाकई में इस तरह के महंगे गिफ्ट को मुझे देना चाहती हो? क्या तुम मुझे वो गिफ्ट के तौर पर दे रहे हो? तुम्हारा जुनजी से कहता है क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली चीज तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पास जो मार्शल सोल है ये उसके लिए सबसे बेस्ट है। इसी वजह से तुम इसको यूज करो और अपनी मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट को बेहतर बनाओ। इसके साथ साथ तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा अच्छे से बढ़ेगी। मिस स्नो से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और उसके पास से वो गिफ्ट ले लेती है और उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अजीब हूँ? मेरा जुनजी वहीं पर रुक जाता है और कहता है नहीं, तुम बिल्कुल भी अजीब नहीं हो। वो उसे कहती है लेकिन मैं यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट यानी जेलीफिश को यूज करते हुए अपनी चेस्ट को बढ़ाकर दिखाई देती हूँ। जुनजी उसे कहता है हाँ, पहली बार देखकर मुझे भी ये काफी ज्यादा अजीब लगा कि तुम अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए अपनी चेस्ट को बढ़ा रही हो, लेकिन यहाँ पर एक और बात देखने वाली है कि तुम एक बहुत बड़ी जीनियस हो। तुम सारा दिन अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट रख सकती हो, कोई भी मार्शल स्पिरिट को इतनी देर तक एक्टिवेट नहीं रख सकता, लेकिन तुम अपनी चेस्ट में अपनी मार्शल स्पिरिट को हर वक्त एक्टिवेट रखती हो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, तुम्हें यहाँ पर किसी भी फेक चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम जैसी हो वैसी परफेक्ट हो। तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद मिस स्नो हल्का सा मुस्कुराती है और उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आज के बाद इस बात को याद रखूंगी। इसके बाद वो अपने दादाजी के रूम में आती है। दादाजी अपने हाथ में जिन नीडल को लेकर बैठे होते हैं और कहते हैं इस लड़के ने मुझे एक जिन और यांग फायर नीडल दी है। मुझे लगता है कि इसी के अंदर वो सीक्रेट छुपा हुआ है, जिस सीक्रेट की मदद से उसने जिन और यांग को आपस में मिला दिया। मिस स्नो अपने ग्रैंडफादर से कहती है ग्रैंडपा मुझे आपसे कुछ पूछना है। ग्रैंडपा से कहती है मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो, तुम ली फैमिली के उस मैंशन के बारे में जानना चाहती हो। तुमने मुझे बताया था कि मिस्टी फॉरेस्ट में तुम्हें ली फैमिली का एक मैंशन मिला था, इस वजह से मुझे पता है कि तुम मुझसे इस बारे में जरूर पूछोगी। तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में बताना पड़ेगा। वैसे तो इस बात को मैं तुमसे सीक्रेट रखना चाहता हूँ क्योंकि ये एक टैबू है, इंपीरियल सिटी में इस बारे में कोई भी बात नहीं कर सकता। मिस स्नो से कहती है लेकिन ग्रैंडपा आपको मुझे बताना होगा। ग्रैंडपा से कहते हैं अच्छा मुझे ये बताओ क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारे फादर इस घर को छोड़कर चले गए थे? मिस स्नो से कहती है उस वक्त मैं 7 साल की थी और मुझे ये भी याद है कि उसी के कुछ ही दिनों के बाद ली फैमिली का वो मेंशन वहाँ से गायब हो गया था। मिस स्नो कहती है मुझे अपने फादर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कह रहे थे कि उन्हें किसी को ढूंढने के लिए जाना है, इसी वजह से वो मेरी माँ और मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरी माँ भी मर गई क्योंकि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। और उसके बाद ग्रैंडपा आपने मुझे अपने साथ रख लिया और आप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। तो आप मुझे यहाँ पर अपने बाप के बारे में क्यों बता रहे हैं, यानी कि मेरे बाप के बारे में क्यों बता रहे हैं? मैं यहाँ पर आपसे ली फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन आप यहाँ पर मुझे अपने कमीने बाप के बारे में बता रहे हैं। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊं कि ली फैमिली की वजह से ही तुम्हारे फादर और तुम्हारी मदर तुम्हारे पास से छिन गए, तो क्या तुम्हें इस बात पर यकीन करोगी? मुझे बात सुनते ही काफी हैरान हो जाती है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं सब कुछ तुम्हारे पैदा होने से पहले शुरू हुआ था, जब हमारी फैमिली यहाँ पर इस इंपीरियल सिटी में आई थी। यहाँ पर इंपीरियल सिटी में आने के बाद तुम्हारे फादर की नजर ली फैमिली के एक औरत पर पड़ी थी और उससे प्यार हो गया था। तो वो दोनों ही फैमिली की वजह से एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते थे। और उसके बाद ली फैमिली भी किसी के निशाने के ऊपर आके और उनको लोगों को भी वहाँ पर पर्च किया जाने लगा। ली फैमिली के सभी लोगों के मर जाने के बाद जब तुम्हारे फादर को ये बात पता चली कि वो लड़की भी मर चुकी है, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। वो हर वक्त उदास रहता था, ताकि वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे पर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। ली फैमिली के लोगों की मौत के 1 साल के बाद वो उसी जगह के ऊपर गया, उस ली फैमिली के मैंशन के बाद, ताकि वो वहाँ पर जाकर खुदकुशी कर सके। लेकिन तुम्हारा फादर जब उस जगह के ऊपर पहुंचा तो वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चला कि ली मैंशन वहाँ से गायब हो चुका है, वो कम्प्लीटली वहाँ से गायब हो गया था। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक छोटा बच्चा था जो कि कम से कम 6 या 7 साल का होगा। उस बच्चे ने तुम्हारे फादर से क्या कहा, उसने ये कहा कि ली फैमिली अब कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है, तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। हमारे फादर ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वो बच्चा उसे कहता है मैं वो हूँ जिसे यहाँ पर मर जाना चाहिए था, ठीक है, सभी ली फैमिली के मेंबर्स के साथ ही, लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ। उसके बाद वो बच्चा भी वहाँ से गायब हो गया और उस बच्चे के गायब होने के बाद उसका कुछ भी पता नहीं चला। स्नो अपने ग्रैंडपा की सारी बात सुनने के बाद कहती है ग्रैंडपा मुझे बताएं कि वो बच्चा कौन था और मुझे ये बताएं कि उस लड़के का हम सब से क्या ताल्लुक है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं यही वो लड़का है जिसको तुम्हारे फादर ढूंढने के लिए घर से निकले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने तुमसे कहा था कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं, वो इसी बच्चे को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि उसे इस बात का पूरा यकीन था कि मिस ली, जो कि ली फैमिली की एक लड़की थी जिसके साथ तुम्हारे बाप को प्यार हो गया था, उसे पक्का यकीन था कि वो उसी का बच्चा है। स्नो ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद कहती है तो इसका मतलब वो लड़का मेरा भाई है। तो यहाँ से नेक्स्ट सीन हमें किन फैमिली का दिखाया जाता है। किन फैमिली में एक लड़की को दिखाते हैं जो कि एक नौकरानी होती है, लेकिन कुछ गार्ड्स उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकती हो? हम लोग हर वक्त दरवाजे के ऊपर ही खड़े रहते हैं और तुम हमारी नजरों से बचकर नहीं जा सकती। तबकि वो लड़की चिल्लाकर उनसे कह रही होती है प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे मत मारना, मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिस यूजैन के लिए खाना लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्हें घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, उन्हें बाजार से कुछ खाना है। तो वो लोग उसे कहते हैं हम तुम्हारी बात के ऊपर यकीन क्यों करें, हमें तो लगता है कि तुम बाहर
बाहर जाकर मदद मांगने के लिए जा रही हो। क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त मास्टर टियानफेंग किन वो पूरी की पूरी फैमिली को संभाल रहे हैं और हमें सभी को वही ऑर्डर्स देते हैं। उनके ऑर्डर्स हैं कि अगर कोई भी यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो उसे मार डालना। तो उसकी बात है कि तुम सिर्फ एक नौकरानी और मिस यूजैन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हो, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। वो नौकरानी ऑफिसर रोना शुरू कर देती है और कहती है प्लीज मुझे मत मारना, मुझे मास्टर यूजैन ने कहा था, मुझे मिस यूजैन ने कहा था, इसलिए मैं बाहर आई हूँ। मेरी कोई भी गलती नहीं है, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, मैं बाहर आने की हिम्मत भी नहीं करूंगी, मुझे इस बार छोड़ दो, मैं वापस चली जाती हूँ। वो तीनों गार्ड उसे कहते हैं नहीं प्लीज हमें माफ करना, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, मास्टर का ऑर्डर है कि जो भी भागने की कोशिश करेगा उसे मार डालना। वो तीनों अपने हाथ में अपने बैट उठाते हैं और कहते हैं तुम्हारे पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है लेकिन हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। और वो तीनों अपने बैट्स को एक ही बार उठाते हैं और उस लड़की को मारने लगते हैं। जैसे ही वो उसे मारने लगते हैं तीनों के हाथ से उनके बैट्स गिर जाते हैं। वो तीनों इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कौन है जहाँ पर। तुम्हारा जुंजी अपने हाथ में एक डंडा लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। वो एक गार्ड की आंखों के ऊपर डंडा मारता है जिससे वहीं पर नीचे गिर जाता है, फिर दूसरे वाले की टांगों के नीचे मारता है और तीसरे वाले की गर्दन पर मारता है। वो तीनों वहीं पर गिर जाते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। कोई कहता है मेरी आंखें गई, कोई कहता है मेरा नाक टूट गया, कोई कहता है कि मेरे अंडे फूट गए। उनमें से एक गार्ड गुस्से के साथ जुंजी से कहता है कमीने कहीं के तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पर अटैक करने की, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम इस वक्त किन फैमिली में खड़े हो। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं किन फैमिली में खड़ा हूँ, प्लीज जाओ जाकर अपने मास्टर से मेरे बारे में बताओ। मास्टर को इस बारे में बताना कि वेस्टविंड सिटी से आउट जो मिस यूजैन से मिलने के लिए आया है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 63 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा जुंजी कैसे मिस किन को यहाँ से बचाकर लेकर जा पाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ग किंग के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी फैमिली के बाहर पहुंच जाता है और बाहर पहुंचकर वो तीनों गार्ड्स को पीट देता है और नौकरानी को बचा लेता है। फिर साथ ही उसे कहता है जाओ अंदर जाकर अपने मास्टर को इन्फॉर्म करो कि मैं यहाँ पर मिस किन यूजैन से मिलने के लिए आया हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमें रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस यूजैन होती है और उसके साथ ही उसका चाचा होता है। तो इसका अंकल एक लालची और ठरकी किस्म का इंसान है। वो उसे कहता है प्लीज जल्दी से यहाँ पर कुछ खा पी लो, तुम्हें अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना होगा, तुम्हारे फादर बिस्तर के ऊपर पड़े हैं और मार रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बीमार है और तुम भी अगर यहाँ पर इस हालत में चली जाओगी तो तुम लोगों का ख्याल कौन रखेगा। साथ ही चचा यहाँ पर अपने ठरकुने की बात करते हुए उससे कहता है तुम्हारे फादर यहाँ पर मर जाते हैं तो प्लीज मेरे साथ आ जाना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और बड़े गंदे वाला टच करते हुए उसे कहते हैं बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो जिसकी तुम हकदार हो। तो मिस यूजैन जल्दी से उसके पास से आगे बढ़ती है और कहती है अंकल प्लीज आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी काइंडनेस का, लेकिन मुझे सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे जल्दी से यहाँ से वापस जाना होगा, मुझे वेस्टविंड सिटी में वापस जाना है, वहाँ पर मेरे काफी सारे काम अधूरे बाकी हैं। तो अंकल उसे कहते हैं वेस्टविंड सिटी में तो हमारा सिर्फ एक ही स्टोर है, उस स्टोर से इतनी कमाई भी नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ पर वापस जाने की जरूरत है, तुम यहाँ पर मेरे साथ क्यों नहीं रुकती। और फिर से वो अपना गंदा वाला हाथ आगे बढ़ाकर उसके कंधे पर रख लेता और उसे कहता है मेरे साथ रहो और तुम्हें बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिस यूजैन को भी समझ आ रही होती है कि उसका चाचा यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है मुझसे दूर हो, जो तुम कर क्या रहे हो। तो उसके चच्चे को भी काफी गुस्सा आता है। तो मिस यूजैन उसे कहती है अंकल आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो बहुत ही घटिया इंसान है, जरा अपनी तरफ देखे तो सही, आप मेरे अंकल हैं, आप यहाँ पर अपनी भतीजे के साथ ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। तो उसके अंकल से बात सुनने के बाद उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं जिससे मिस यूजैन वहीं पर नीचे गिर जाती है। अंकल उसे कहते हैं कमीनी घटिया औरत कहेंगी, यहाँ पर क्या बकवास किए जा रही हो, तुम्हारे लिए यही सब कुछ अच्छा है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारा बाप तो वैसे मरने वाला है। हाँ जी बात ठीक है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मुझे लगता है कि वेस्टविंड सिटी में तुम्हारा कोई ना कोई बॉयफ्रेंड तो जरूर होगा जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मुझे रिजेक्ट कर रही हो। तो इस टर्की अंकल से यहाँ पर रहा नहीं जाता और वो यहाँ पर उसके साथ कुछ करने लगता है। तो उसी वक्त उसे बाहर से आवाज आती है, गार्ड उसे कहती हैं सर जल्दी से यहाँ पर आए, बाहर कोई लड़का आया है। तो अंकल उन लोगों से कहते हैं तो तुम कमीने लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ जाकर उस लड़की को वहाँ से भगा दो, उसे कहो कि मैं उनसे नहीं मिल सकता। गार्ड्स उनसे कहते हैं लेकिन सर वो काफी ज्यादा पावरफुल है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसने कहा कि वो वेस्टविंड सिटी से यहाँ पर आया और उसका नाम कैम क्लाउड जू है। अंकल भी गार्ड की बात सुनने के बाद कहते हैं क्या अभी भी तुमने क्या कहा, उसका नाम क्या है और वो कहाँ से आया है। तो गार्ड उसे फिर से बताता है कि उसने कहा कि वो वेस्टविंड सिटी से यहाँ पर हमारी मिस किन से मिलने के लिए आया है। तो मिस यूजैन भी ये नाम सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है लगता है कि जुंजी यहाँ पर आया है। तो अंकल मिस यूजैन को वहीं पर छोड़ते हैं और सीधे बाहर चले आते हैं। वो जुंजी के सामने आकर उसे कहते हैं लड़के तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर हमारी गार्ड्स के ऊपर अटैक करने की, तुम्हें पता नहीं है कि तुम इस वक्त किन मेंशन में खड़े हो। तुम्हारा जुंजी से कहता है मेरा नाम कैम क्लाउड है और मैं वेस्टविंड सिटी से यहाँ पर आया हूँ, मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर मिस किन से मिलने के लिए आया हूँ, तो इसलिए मिस किन को यहाँ पर बाहर बुला दो। अंकल उसे कहते हैं लड़के कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम्हारे
जैसे यंग लड़के आजकल कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होते जा रहे हैं। तुमने पहले हमारे गार्ड्स के ऊपर अटैक किया और उसके बाद तुम कह रहे हो कि हम तुम्हें मिस किन से मिलने दें। हमारी हिम्मत की जो दाद देनी पड़ेगी। तुम यहाँ पर ये सब कुछ कैसे कह सकते हो? तो जुंजी कहता है मैं यहाँ पर मिस किन से मिलने के लिए आया हूँ और मिस किन के साथ मेरी अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स है, लेकिन मिस किन मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। काफी दिन गुजर चुके हैं, इसी वजह से मैं स्पेशली यहाँ पर किन फैमिली में उनसे मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम्हारे सर्वेंट्स ने यहाँ पर तुम्हें रिपोर्ट करने से मना कर दिया। इसी वजह से मुझे उनको सबक सिखाना पड़ा। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें किससे फाइट करनी है और किसके सामने सर झुकाना है। अंकल उसे कहते हैं तुम जिससे मिलने के लिए आए हो वो इस वक्त ठीक नहीं है, वो बीमार है, उसकी हालत खराब है, इसी वजह से वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती। उसी ने मुझे भेजा है तुम्हें बेचने के लिए। जुंजी उसे कहता है प्लीज यहाँ पर दोबारा सोच कर देखें। स्किन को ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा एल्केमिस्ट हूँ। उसे ये भी पता है कि मैं वेस्ट पोल मून लेडी का डिसाइपल हूँ। मैं किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता हूँ और वो वाकई में बीमार है तो मैं यहाँ पर उसका इलाज कर सकता हूँ। तो वो सभी लोग ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये वाकई में वेस्ट पोल मून लेडी का डिसाइपल है? सुना है कि वो लेडी एक मिरेकल डॉक्टर है, वो किसी का भी इलाज कर सकती है, वो तो मुर्दे में भी जान फूंक सकती है। तो अंकल जुंजी से कहते हैं मैंने यहाँ पर पहले से एक डॉक्टर को बुला रखा है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगा। माना जुंजी वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है जबकि वो गार्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं लड़के क्या तुमने सुना नहीं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। जुंजी सोच रहा होता है लगता है मिस किन के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है जिसकी वजह से ये बुढ़ा मुझे यहाँ से बाहर भेज रहा है और मुझे उससे मिलने भी नहीं दे रहा। माना जुंजी अपने डंडे को सामने करता है और कहता है जबकि तुम सभी लोगों को मेरे पर अटैक ही करना है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाने वाला जब तक मैं मिस किन से मिल नहीं लेता। वो गार्ड्स अपनी तलवारों के साथ जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं। जुंजी अपने डंडे के साथ ही उनके अटैक्स को ब्लॉक करता है, फिर साथ ही अपने डंडे को घुमाता है तो उनकी तलवारें भी टूट जाती हैं और उनके मुंह के ऊपर डंडा लगने की वजह से वो दोनों ही गार्ड्स वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। अंकल इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं और अपने पंजे में पावर को रिलीज करते हुए जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं। जुंजी फिर से अपने डंडे को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। इस वक्त उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है। मिस किन यूजियन वहाँ पर आती है और कहती है यहीं पर रुक जाओ, तुम लोग यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो जो नहीं यहाँ पर रुक जाते हैं। मिस यूजियन भागती हुई जुंजी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अंकल से कहती है अंकल प्लीज ऐसा मत करें, अब इस लड़के के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये लड़का कोई बाहर वाला नहीं है बल्कि ये मेरा फियांसे है। अंकल भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है लगता है कि ये जानबूझकर वेस्टविंड सिटी में जाना चाहती थी क्योंकि इसने वहाँ पर पहले से किसी से एंगेजमेंट कर ली है। तो यहाँ पर मिस यूजियन नाटक करते हुए अपने अंकल से कहती है अंकल मैंने और जुंजी ने हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का वादा किया हुआ है और हम दोनों की एंगेजमेंट पहले से हो चुकी है। मेरे फादर के ठीक होने के बाद मैं इस बात को अनाउंस करने वाली थी। मेरे साथ ही मिस यूजियन हमारे जुंजी को वहाँ पर एक नकली किस करती है तो अंकल को तो इस बात से बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है। अंकल बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, कहता है अभी मैं यहाँ पर मजे लेने ही वाला था कि ये कमीना लड़का कहीं से आ टपका है और ऊपर से ये इसका मंगेतर निकल आया है। लगता है कि अब मैं इस लड़की का मजा नहीं ले पाऊंगा। ये लड़का तो काफी ज्यादा यंग लगता है, हो सकता है कि वाकई में इन दोनों ने आपस में शादी करने का वादा किया हो। जुंजी से कहता है मिस किन तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे से दूर नहीं रह सकता और तुम यहाँ पर उदास बैठी हो, चलो मेरे साथ आओ, हम दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं। मैंने सुना है कि तुम बीमार हो। मिस किन कहती है अंकल ने मेरे लिए डॉक्टर्स का अरेंज किया था, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा बेहतर हूँ। जुंजी भी यहाँ पर उसकी एक्टिंग में उसका साथ देता है और अंकल से कहता है अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इसकी जान बचा लिया, आपने इसका इलाज किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पहले मैंने यहाँ पर आपको ऑफेंड किया हो तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो अंकल उसे कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे यंग लड़कों को यहाँ पर गुस्सा आना ये तो जायज बात है और इस लड़की का ख्याल रखना तो मेरी जिम्मेदारी थी क्योंकि ये मेरी भतीजी है। मिस जुंजैन से पूछता है मिस जुंजैन तुम्हारे फादर के बारे में बताओ, क्या वो ठीक है? वो उसे कहती है नहीं वो बहुत ज्यादा बीमार है और उसके बाद वो जुंजी को अपने साथ लेकर अपने फादर के पास आ जाती है। जुंजैन उसे कहती है जब मैं अपने घर वापस आई तब तक मेरे फादर की हालत इस तरह खराब हो चुकी थी, ये तब से बिस्तर के ऊपर है और बिल्कुल भी एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैंने यहाँ पर बहुत सारे मास्टर्स को बुलाया, बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया और बहुत सारी मेडिसिन को भी यूज करके देखा है लेकिन यहाँ पर इनके ठीक होने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे। तो अंकल भी यहाँ पर नाटक करते हुए कहता है मेरा बेचारा बड़ा भाई ये तो यहाँ पर बिस्तर के ऊपर पड़ा है और मुझे ये भी नहीं पता है कि इस बेचारे के ऊपर कौन सी बीमारी है जिसका हम लोग इलाज कर पाए। मुझे कहता है क्यों ना यहाँ पर मुझे चेक करने दो। तुम लोगों ने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे फादर की हालत इतनी ज्यादा खराब है? मैं यूजियन से कहती है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, इसी वजह से मैं तुम्हें इस सब मसले में नहीं खींचना चाहती थी। चलो ठीक है तुम इनको चेक कर सकते हो। जुंजी आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर बेवकूफों वाली बातें कर रही हो, तुम यहाँ पर अपना बिजनेस कर रही हो जबकि ये हमारा मसला है। हमारे फादर मेरे भी तो फादर हुए। साथ ही हमारा जुंजी सोच रहा था इसके फादर यहाँ पर बीमार बिस्तर के ऊपर पड़े हैं लेकिन दरवाजे के ऊपर 2 गार्ड्स खड़े हैं जो कि छुपे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ये कोई कमरा नहीं है बल्कि ये तो एक जेल है जहाँ पर इन गार्ड्स को खड़ा किया गया है ताकि अगर इसे होश आए तो जल्दी से मास्टर को इन्फॉर्म किया जाए। तो अंकल भी जहाँ पर हमारे जुंजी से जानना चाहते हैं कि कहीं इसको बीमारी के बारे में पता तो नहीं चल गया। वो जुंजी से कहते हैं तो बताओ तुम्हें इसकी पल्स को फील करके क्या महसूस हुआ, मेरे भाई को क्या बीमारी है? जुंजी कहता है मुझे बहुत ज्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसे जो बीमारी है उसका नाम चिल्स है, उसको कम्प्लीटली हील
हील करना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है। अंकल उसे कहते हैं तुमने कहा कि तुम लेडी मून के डिसाइपल हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर होगे। चलो ठीक है, फिर इसकी बीमारी का कोई इलाज ढूंढो। फिर साथ ही वो शुंजी से कहते हैं कैमक्लोर क्यों ना तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुको, जब तक मेरा भाई ठीक नहीं हो जाता तुम यहीं पर रुककर इसका इलाज कर सकती हो। उसके बाद वो वहाँ से रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसके जो साथ जो दो गार्ड्स होते हैं वो उसे कहते हैं मास्टर जी तुमने क्या किया, तुमने उस लड़के को यहाँ पर रुकने की इजाजत क्यों दे दी। मुझे तो वो लड़का बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तो उनका मास्टर यानी कि अंकल उनसे कहते हैं इस बारे में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस लड़के को मेडिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता। उस लड़के ने मेरे भाई की पल्स को महसूस करके जिस बीमारी का नाम बताया, मेरे भाई को वो बीमारी है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि वो लड़का अभी कच्चा है, वो मेडिकल साइंस में बिल्कुल भी पक्का नहीं है। अंकल कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी बड़े मास्टर का बड़ा डिसाइपल है, मुझे तो लगता है कि वो यहाँ पर कुछ नाटक कर रहा है। तो उसके गार्ड उसे कहते हैं लेकिन मास्टर हमें इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो यहाँ पर इस बात का नाटक क्यों करेगा, वो झूठा डिसाइपल होने का क्यों कहेगा। तो अंकल उनसे कहते हैं हो सकता है कि वो यहाँ पर प्यार के लिए सब कुछ कर रहा हो, क्योंकि हमारी मिस किन काफी ज्यादा खूबसूरत है, हो सकता है कि वाकई मिस किन से प्यार करता है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़का यहाँ पर हमारी किन इंडस्ट्रीज के ऊपर कब्जा करना चाहता है, यानी कि उसे हमारा किन फैमिली का बिजनेस चाहिए होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा चांस है, इस लड़के के यहीं पर होते हुए मैं पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर कब्जा कर लूंगा और फैमिली का जितना बिजनेस है वो सारा मेरा हो जाएगा। और अगर ये लड़का किसी तरीके से मेरे भाई का इलाज कर भी देता है तो मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई 2 दिन से ज्यादा जिंदा रह पाएगा। मैं तुम लोगों को यहाँ पर जब ऑर्डर्स दूंगा, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते ही उन दोनों लड़की और उसके बाप दोनों को मार डालना। वो दोनों गार्ड से कहते हैं ठीक है बॉस काम हो जाएगा, तुम बस हमें इशारा कर देना। नेक्स्ट सीन में जुंजी के रूम का दिखाया जाता है। जुंजी अपने रूम में होता है तो मिस किन वहाँ पर दरवाजा बंद करती है। दरवाजा बंद करने के बाद वो हमारे जुंजी की तरफ आगे बढ़ती है और आकर उसके गले लग जाती है। तुम्हारा जुंजी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है नाटक तो यहाँ पर पूरा हो चुका है, यहाँ पर तो कोई है भी नहीं, फिर जिसने मुझे गले क्यों लगा लिया। तो मिस किन वहीं पर रोना शुरू कर देती है और कहती है मिस्टर जू मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, अगर आज तुम यहाँ पर नहीं आते तो फिर तो डर के मारे मेरी जान निकल जाती। टियान फेंकिन वो बहुत ही घटिया इंसान है, हालांकि वो मेरा चचा है लेकिन वो मेरा फायदा उठाना चाहता था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि मेरे फादर मर जाएंगे, मुझे लगा था कि मैं भी यहाँ पर मर जाऊंगी और अपने फादर को छोड़कर चली जाऊंगी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। साथ ही वो शुंजी से कहती है शुंजी प्लीज मुझे माफ करना, आज जो कुछ भी हो सब के लिए मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसी वजह से मैंने वहाँ पर ये सब कुछ कह दिया। हमारा शुंजी से कहता है ठीक है मैं सारी बात को समझता हूँ, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हें और तुम्हारे फादर को यहाँ से निकालने के लिए ही आया हूँ, मैं तुम दोनों को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 64 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ग किंग की एपिसोड 65 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा शुंजी मिस किन को बचाने के लिए उसकी किन फैमिली के घर में पहुंच जाता है, जहां पर अंकल को बाईपास करने के बाद वो अपने रूम में होता है। वहीं पर मिस किन भी उसके साथ ही होती है। वो उसके गले लगकर रोना शुरू कर देती है और कहती है मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, अंकल मेरे साथ कुछ कर ना दें, अंकल मेरे फादर के साथ कुछ न कर दें, क्योंकि मेरे फादर बहुत ज्यादा बीमार है, क्या पता वो कब गुजर जाए। शुंजी उसे कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम दोनों को बचाने के लिए ही आया हूँ। फिर साथ ही वो उसे कहता है मैंने वहाँ पर तुम्हारे डैड को चेक करने के बाद जो बीमारी बताई थी वो गलत बताई थी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंकल के सामने ये नाटक कर रहा था, असल में तुम्हारे फादर को पॉइजन दिया गया है, कोई बीमारी नहीं है। उन्हें जो पॉइजन दिया गया है वो एक बहुत ही स्पेशल किस्म का पॉइजन है जिसे गोस्ट कोल्ड टॉक्सिन कहा जाता है, जो कि आराम से इंसान को अंदर से गला देता है। तो मिस किन उसे कहती है लेकिन अगर मेरे फादर को पॉइजन दिया गया होता तो मैंने उनकी बॉडी को थॉरोली चेक किया था, मुझे उनकी बॉडी के अंदर कहीं से भी पॉइजन का कोई भी असर नजर नहीं आया कि उन्हें कहीं से पॉइजन दिया गया हो, और उनका खाना भी मैं डेली चेक करती हूँ। तो शुंजी उसे कहता है तुम्हारे फादर को पॉइजन ना तो नीडल से इंजेक्ट किया गया है, ना ही उसे खाने में मिलाकर दिया गया है, बल्कि वो पॉइजन उसकी हवा में मौजूद है, जहाँ पर उसे कमरे के अंदर बंद किया गया है उस कमरे के अंदर वो पॉइजन है। इतना ज्यादा वो उस कमरे के अंदर रहेगा और उस कमरे में सांस लेता रहेगा, वो पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर जाता रहेगा। लेकिन इसके सिम्टम्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे कि आपको चिल्स हो गया है, तुम्हें ऐसे ही लगता है जैसे कि तुम्हारे बाप को कोई बीमारी है। मिस किन उसे कहती है इसी वजह से मैंने वहाँ पर अपने सारे मेडिसिनल मेथड्स को यूज कर दिया, लेकिन मैं फिर भी अपने बाप को ठीक नहीं कर पाई। वो हमारे शुंजी से कहती है मिस्टर चू क्या तुम मेरे डैड को बचा सकते हो, प्लीज मेरे डैड को बचा लो, तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा उनको बचाने का। हमारा शुंजी से कहता है तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाँ मेरे पास एक तरीका है, बल्कि मैंने उसको स्टार्ट भी कर दिया है। मेरे पास एक जीन और जैंग वाली फायर नीडल थी, मैंने उस नीडल को तुम्हारे डैड के बाजू के पास ही रख दिया है। नीडल उनकी बॉडी को न्यूट्रलाइज करती रहेगी और पॉइजन के इफेक्ट्स को उसकी बॉडी के अंदर कम कर देगी। हो सकता है कि कल सुबह 9 से 10 बजे तक तुम्हारे फादर जाग जाए, उन्हें होश आ जाए। हमें बस यहाँ पर एक काम करना होगा, तुम्हारे अंकल को चकमा देना होगा। अगर हमने उसे चकमा दे दिया उसके बाद हम लोग तुम्हारे डैड को लेंगे और यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। मिस किन उसे कहती है लेकिन हम लोग किन में
सिचुएशन से निकलेंगे कैसे, क्योंकि इस वक्त पूरे के पूरे किन मैंशन का कंट्रोल मेरे अंकल के हाथ में है। अंकल ये सारी बात हर एक चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। तुम्हारा जुंजी उससे कहता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं निकलना चाहता हूँ तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकेगा, यहाँ तक कि तुम्हारा अंकल टियानफैंग किन भी नहीं रोक पाएगा। बस तुम इंतजार करो, कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त हमारा जुंजी बिस्तर के ऊपर लेटा होता है, मिस किन भी उसके साथ ही होती है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसके साथ सोने के लिए हाँ ही क्यों कह दी। कहीं पर वो हमें एक बैकग्राउंड सीन दिखाता है जहाँ पर मिस किन उसे कह रही होती है यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, यहाँ ग्राउंड के ऊपर क्यों सो रहे हो, मेरे साथ बिस्तर के ऊपर आकर सो जाओ। वो उसे कहता है नहीं नहीं यहीं पर ठीक है, लेकिन मिस किन उसे जोर देती है और कहती है तो तुम मेरे साथ सो सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जहाँ पर अंकल रात के वक्त हमें देखने के लिए चले आए तो वो इसे देखकर बहुत सा हैरान हो जाएंगे कि हम दोनों एक दूसरे के मंगेतर है, लेकिन हम लोग एक बिस्तर के ऊपर नहीं सो रहे। जुंजी उसकी बात मान लेता है और फिर उसके साथ बिस्तर के ऊपर लेट जाता है। लेकिन रात के वक्त जुंजी को नींद नहीं आ रही होती, वो उड़ता है और उसके काफी ज्यादा करीब चला जाता है और उसे कहता है मिस किन आए तुम ऐसे क्यों हो। साथ ही वो अपने माथे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है पता नहीं मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। ल्यू जियांग इस वक्त मुश्किल में है, वो पता नहीं किस हाल में होगी और मैं यहाँ पर किसी और औरत के साथ ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो जल्दी से उठ जाता है, वो बिस्तर से उठता है और जाकर बैल्कनी के पास ही जाकर बैठ जाता है और कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ ल्यू जियांग के बारे में सोचना होगा, क्योंकि ल्यू जियांग इस वक्त मेरा इंतजार कर रही है। जुंजी को यहाँ पर अपनी ल्यू जियांग के ख्याल तो आ ही रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके दिमाग में इस वक्त मिस किन सवार है। उसे सामने अपने ल्यू जियांग दिखाई देती है। ल्यू जियांग काफी ज्यादा खुश होती है, शर्माते हुए से कहती है जी जरा देखो मेरे क्लॉक के नीचे क्या है, और वो साथ ही अपने क्लॉक को सामने से हटाती है और उसकी चेस्ट दिखाई देती है। चेस्ट उसकी नहीं होती बल्कि वो चेस्ट मिस किन की होती है। ये देखकर जुंजी और भी हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मिस किन की चेस्ट है, लेकिन इसकी चेस्ट के नीचे ये क्या कर रही है। इसी के साथ ही हमारे जुंजी की आंख फिर से खुल जाती है। जुंजी साथ में शर्म से लाल बिला हो रहा होता है। फिर वो कहता है शुक्र है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था, मुझे लगा ये वाकई में रियल है। उसी वक्त उसके ऊपर अटैक होता है। जुंजी अपने पास जो उसके छड़ी होती है वो उस छड़ी के साथ ही उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक ऑक्टोपस का टेंटिकल होता है जो कि उसके पूरे बाजू के ऊपर लिपट जाता है और इसी के साथ ही वो उसकी गर्दन को वहाँ पर लपेटने लगता है। जुंजी अपने पास से अपनी तलवार निकालता है और उस तलवार के साथ उस ऑक्टोपस के सारे टेंटिकल्स को वहाँ पर काटना शुरू करता है। उसके बाद वो सामने की तरफ देखता है तो सामने दीवार के ऊपर एक बड़ा ऑक्टोपस होता है जो कि किसी की मार्शल सोल होती है। ये अंकल टियानफैंग किन की मार्शल सोल है जिसने यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करने के लिए उसे भेजा है। ये कहता है ये तो किसी की मार्शल सोल लगती है। जुंजी कहता है यहाँ पर जिसने भी इस मार्शल आर्ट्स की सोल को यहाँ पर भेजा है वो मुझे मारना चाहता है, इसका टारगेट यहाँ पर मैं हूँ और इसे पता था कि हम लोग यहीं पर हैं। वहीं पर वो ऑक्टोपस साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और साइज में बड़ा होने के बाद वो जुंजी की तरफ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के साथ ही वो वहीं पर गायब हो जाता है। जुंजी कहता है जी क्या रात के वक्त है, ऊपर से ये ऑक्टोपस भी यहाँ पर इनविजिबल हो गया है, इसके पास तो स्पेशल स्किल्स है, मैं इसे कैसे ढूंढ पाऊंगा। वहीं पर साइड के ऊपर से उसके ऊपर अटैक होता है, वो अपने डंडे को उस तरफ घुमाता है लेकिन वहाँ पर ऑक्टोपस नहीं होता बल्कि वो तो उसके पीछे होता है। ये कहता है अब मैं यहाँ पर इससे कैसे फाइट करूँ, तो वो अपने टेंटिकल को आगे बढ़ाते हुए हमारे जुंजी को उसके गले से पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम बड़ी आसानी से मुझसे बच जाओगे। ऑक्टोपस अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और हमारे जुंजी की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। वो जुंजी से कहता है सुबह के वक्त यहाँ पर लोगों को एक लड़के की लाश मिलेगी जिसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी किसी चीज ने छीन ली होगी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन कोई भी चीज जान नहीं पाएगा कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी किसने छीनी है। जबकि हमारा जुंजी भी वहाँ पर आगे ससना शुरू कर देता है और अपने मुंह के अंदर से एक पाइप निकालता है और उस पाइप के अंदर एक जिन और जैंग वाली नीडल होती है। वो उस नीडल को उसकी तरफ थ्रो करता है और कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हें क्या लगा कि तुमने यहाँ पर मुझे पकड़ा है। ऐसी हमारा जुंजी उसकी तरफ वो नीडल थ्रो करता है, वो सीधी जाकर उसके सर में लगती है। ऑक्टोपस जल्दी से पीछे की तरफ हटता है, फिर साथ ही से कहता है तुम्हें क्या लगा था किस तरह की एक छोटी सी नीडल मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, तुमने तो मुझे कुछ ज्यादा ही कम मांग लिया। जबकि हमारा जुंजी उसे कहता है तुमने यहाँ पर मुझे गलत समझ लिया, और साथ ही वो वहाँ पर चुटकी बजाता है। जैसे वो चुटकी बजाता है तो उस ऑक्टोपस के ऊपर बीस्ट फायर के साथ एक धमाका होता है और इसी धमाके के साथ ऑक्टोपस की पूरी बॉडी वहाँ पर आग में झुलस जाती है। इसी वजह से ऑक्टोपस जल्दी से जंप करते हुए वहाँ से भाग जाता है और कहता है बस इंतजार करो, आज तो तुम बच गए हो लेकिन कल नहीं बच पाओगे। जुंजी की जहाँ पर फाइट खत्म होने के बाद उसी वक्त में स्किन भी अंदर से निकल आती है और उसे कहती है जहाँ पर क्या हुआ, मैंने शोर सुना था, क्या यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक हुआ है। जुंजी उसे कहता है नहीं नहीं, बस एक ऑक्टोपस यहाँ पर कहीं से चला आया था, मैंने बस उसे यहाँ से भगा दिया है। स्किन उसे कहती है कहीं हमारे पर कोई स्नीक अटैक तो नहीं हुआ। स्किन जल्दी से भागती हुई आती है और हमारे जुंजी का बाजू पकड़कर उसे कहती है मुझे लगता है कि मेरे अंकल टियानफैंग किन ने ये सब कुछ किया है, उसी ने तुम्हारे पर अटैक किया होगा क्योंकि उसने तुम्हारे साथ एक ग्रज पा लिया है। तुम यहाँ पर मेरे फियांसे बनकर आए हो, इसी वजह से वो तुमसे नफरत करता है। जुंजी के बाजू के ऊपर चोट भी लगी होती है। मिस स्किन उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम्हारे बाजू के ऊपर तो चोट लगी है। जुंजी कहता है ये बस एक छोटी सी चोट है, तुम्हें यहाँ पर इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। मिस स्किन उसे कहती है लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, मैं इसके ऊपर बैंडेज कर देती हूँ। जुंजी कहती
कहता है नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जुंजी बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है तो मिस केन उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो और क्या करने वाले हो। जुंजी उसे कहता है मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर आराम से सो जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा और सारी रात जागता रहूंगा ताकि मैं नजर रख सकूं। तो मिस केन यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है, वो उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, ये सारे के सारा मेरी वजह से हुआ है कि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर मेरी फैमिली के मसले में पड़ना पड़ गया और ऊपर से यहाँ पर तुम्हें मेरे साथ नाटक भी करना पड़ रहा है, मेरी वजह से तुम यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगा रहे हो, मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ। हमारा जुंजी उसे कहता है नहीं ये सारी की सारी तुम्हारी गलती नहीं है। जुंजी वहाँ पर अंदर से काफी ज्यादा अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, वो उसे कहता है तुम हमेशा मेरे इतने ज्यादा करीब क्यों आ जाती हो, तुमने मेरी फीलिंग्स की कभी भी कदर नहीं की। हाथी मारा जुंजी उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर हो, क्योंकि अगर तुम मुझसे दूर नहीं रहोगी तो मैं अपने पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा और मुझसे वो हो जाएगा जो मैं करना नहीं चाहता। इसकी ये बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है, फिर साथ ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और उसे कहती है जुंजी तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर खुली ऑफर है। इसी के साथ ही वो जाकर हमारे जुंजी से लिपट जाती है और उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आज अपने ऊपर से सारे के सारे कंट्रोल्स को हटा दो। हमारा जुंजी तो जैसे यहाँ पर किसी इशारे का इंतजार कर रहा था, वो जल्दी से पीछे की तरफ पलटता है और उसे वहीं पर नीचे गिरा देता है। इसी के साथ ही हमारा जुंजी मिस किन को वहाँ पर किस करता है। जैसे हमारा जुंजी उसे किस कर रहा होता है उसी वक्त मिस किन उसे पीछे हटाती है और कहती है मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है। वो कहता है तुम्हें कहाँ से ब्लड की स्मेल आ रही है, क्योंकि जुंजी के नाक से ब्लड बह रहा होता है। मिस किन कहती है मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कपड़ा लेकर आती हूँ और वो भागती हुई उसके लिए कपड़ा लाने के लिए चली जाती है। पता नहीं आगे इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर क्या हुआ जी आगे नहीं दिखाया जा रहा। तो नेक्स्ट सीन में सुबह के वक्त का दिखाया जाता है। सुबह के वक्त हमारा जुंजी और इसके साथ मिस किन दोनों ही तैयार होकर बाहर निकलते हैं। सामने उनके अंकल के दोनों नौकर खड़े होते हैं। तो मिस किन उसे कहती है अंकल अभी तक यहाँ पर आए क्यों नहीं, वो काफी लेट हो गए हैं। तो एक नौकर उसे कहता है आज नहीं आने वाले, रात के वक्त उन्हें काफी ज्यादा ठंड लग गई थी जिसकी वजह से वो बीमार हो गए हैं, इसी वजह से वो अब तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने हम दोनों को ऑर्डर दिया है कि हम लोग यहाँ पर आज तुम्हें सर्व करें। जुंजी कहता है क्या वो बीमार है, अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं जाकर उसका इलाज कर सकता हूँ, तुम्हें बताना कि मैं कितना अच्छा डॉक्टर हूँ। वो दोनों नौकर काफी घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं नहीं नहीं मास्टर आपको वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे मास्टर ने कहा है कि वो थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएंगे, जब उनकी सर्दी खत्म हो जाएगी आपको उनका इलाज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जुंजी मिस किन से कहता है चलो फिर ठीक है आओ चलते हैं और जाकर तुम्हारे फादर से मिलते हैं, मुझे लगता है कि टाइम हो चुका है उनके जागने का। ये दोनों चलते हुए जल्दी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जबकि वो दोनों नौकर भी इनके पीछे पीछे ही होती हैं। साथ ही वो दोनों नौकर यहाँ पर सोच रहे होते हैं उनके मास्टर ने उन्हें जिस बारे में जो बताया था। तो अंकल ने इन दोनों नौकरों से कहा था कि मुझे लगता है कि कैंप क्लाउड यहाँ पर किसी गलत इरादे से आया है, उसका मकसद मुझे नहीं समझ आ रहा है, इसी वजह से तुम दोनों को उसके ऊपर नजर रखना होगी, तुम दोनों उसके ऊपर कड़ी नजर रखना कि वो यहाँ पर कुछ भी गलत ना कर सके। अगर तुम्हें लगे कि वो यहाँ पर कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है तो जल्दी से मेरे पास आ जाना और आकर मुझे इस बारे में इन्फॉर्म करना, और मैं पूरे मेंशन को गार्ड करने के लिए कुछ और लोगों का बंदोबस्त कर रहा हूँ ताकि वो लोग यहाँ से बाहर भाग कर ना जा सके। ये लोग मास्टर किन के रूम में पहुंच जाते हैं, जबकि मास्टर उसी वक्त अपनी आंखें खोलते हैं। मिस किन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है डैड शुक्र है कि आपने अपनी आंखें खोल ली। वो भी अपनी बेटी को देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं मेरी बेटी रेन मिस तुम कैसी हो। तो मिस किन वहीं पर रोना शुरू कर देती है और अपने डैड से कहती है डैड मैं आज आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं आपको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, आपके लिए सबसे बेस्ट डॉक्टर लेकर आई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएं। जबकि उसके डैड उसे कहते हैं मैं तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जुंजी आगे बढ़ता है, मिस किन से कहता है चलो मुझे इन्हें चेक करने दो। जुंजी आगे बढ़कर उसको चेक करता है, जबकि मिस किन उसे कहती है मुझे बताओ क्या ये ठीक है। जुंजी कहता है हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अब जबकि इन्हें होश आ चुकी है तो मुझे लगता है कि इन्हें बहुत ही जल्दी से क्योर किया जा सकता है, यानी कि इनका इलाज करना पॉसिबल है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 65 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ग किंग के एपिसोड 66 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी और मिस किन दोनों ही फादर के पास जाते हैं और फादर को होश आ चुकी है। जुंजी कहता है जबकि इन्हें होश आ गया तो अब इनका इलाज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। दोनों ही गार्ड से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है, इस बुढ़े को होश कैसे आ गई, तो बेहोश होना चाहिए था और यहीं पर पड़े पड़े मर जाना चाहिए था। उन दोनों गार्ड में से एक कहता है मुझे यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है, मैं अभी जाकर मास्टर को रिपोर्ट करके आता हूँ, तुम इन दोनों के ऊपर नजर रखना। ऐसे वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। उसी वक्त हमारा जुंजी कहता है मिस्टर शू तुम वहाँ पर जा रहे हो, प्लीज यहीं पर रुको। वो गार्ड जिसका नाम मिस्टर शू है वो से कहता है मुझे वॉशरूम जाना है, अभी मुझे बहुत ज्यादा अर्जेंट जाना है इसलिए मैं जा रहा हूँ। जुंजी अपने पास एक पर्ची निकालता और कहता है तो तुम तो इस वक्त वॉशरूम की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ मैं तुम्हारे इस दूसरे दोस्त से मदद ले सकता हूँ। तो ठीक है, वो उससे कहता है तू दूसरे गार्ड तुम यहाँ पर आओ और इस पर्ची के ऊपर जो मेथड लिखा हुआ है इस मेथड के मुताबिक प्लांट के अंदर अपनी सोल पावर को यूज करते हुए इस मेडिसिन को मिक्स करके दो। हमारा जुंजी उसके हाथ में वो पेपर पकड़ा देता और साथ ही उसे कहता है और मेरी एक और बात को याद रखना, इस वाली मेडिसिन को मिक्स करने के लिए सिर्फ
सिर्फ वही लोग अपनी सोल एनर्जी को शामिल कर सकते हैं जिनका लेवल अर्थ स्पिरिट राम के 5th लेवल से अबव हो। मुझे लगता है कि तुम इस वक्त अर्थ स्पिरिट राम के 6th लेवल पर हो, इसलिए तुम ये काम कर सकते हो। बात सुनने के बाद से कहता है मैंने तो कभी इस तरह के तरीके के बारे में कभी नहीं सुना। मैंने तो कभी नहीं सुना कि यहाँ पर इस तरह की लिमिटेशंस भी होती है कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ स्पिरिट राम के 5th लेवल से अबव का बंदा ही इसको मिक्स कर सकता है। तुम इसको क्यों नहीं मिक्स कर रहे? मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये सब कुछ कर रहे हो ताकि तुम हमें रास्ते से हटा सको। हमारा जुंजी से कहता है तुम्हें यहाँ पर दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वक्त मिस्टर जिन की बॉडी के अंदर जो बीमारी है उसको हम लोग चिलिंग बीमारी कहते हैं और वो बहुत ही खास बीमारी है जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर से इवल जिन एनर्जी को निकालना होगा। और इस इवल एनर्जी को निकालने के लिए हमें यहाँ पर किसी ऐसे बंदे की एनर्जी की जरूरत है जो कि अर्थ स्पिरिट राम के 5th लेवल से अबव हो, ताकि हम लोग यहाँ पर जिन इवल एनर्जी को आसानी से निकाल सकें। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ रास्ते से हटाने के लिए ये सब कुछ कह रहा हूँ ताकि तुम यहाँ से चले जाओ? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे लगता है कि तुम लोग मास्टर किन को बचाना नहीं चाहते, इस वजह से तुम लोग मेरी बात को मान नहीं रहे। तो वो दोनों इसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती हैं। तो बड़े वाला गार्ड उसे कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं अभी जाकर ये काम स्टार्ट करता हूँ। शुंजी कहता है मुझे तुम्हारे पर यकीन नहीं है, तुम इसको सही तरह से करोगे या नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। और हमारा शुंजी उसके साथ वहाँ से बाहर चला जाता है। मिस्टर शू जो दूसरा गार्ड होता है वो वहीं पर खड़ा होता है और कहता है चलो ये तो अच्छा है, लड़का खुद ही यहाँ से चला गया, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लड़की बची है, मुझे इसी के ऊपर नजर रखना होगी। मिस किन उसे कहती है मिस्टर शो क्या तुम्हें बाथरूम नहीं जाना? वो कहता है नहीं, अब मुझे इस तरह महसूस नहीं हो रहा, मुझे वॉशरूम बाद में चला जाऊंगा। तो मिस किन उसे कहती है तो प्लीज अब यहीं पर चेयर के ऊपर ही बैठ जाए, अभी उन्हें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। वो भी कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है और कहता है तो मिस्टर शू चेयर के ऊपर बैठ जाता है और कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो लड़का यहाँ पर क्या करने की सोच रहा है, लेकिन जबकि ये लड़की मेरी आंखों के सामने और ये फादर भी, तो मुझे यहाँ पर उस लड़के के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मेन मकसद तो यहाँ पर स्किन और इसके फादर को यहाँ पर एक ही रूम के अंदर रखने का है। स्किन उठती है और एक ग्लास के अंदर वाइन डालते हुए से कहती है पर मेरे फादर और अंकल के अलावा मिस्टर शू आप भी हमारी फैमिली में काफी लंबे अरसे से हैं और आपने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, इसी वजह से मैं किन फैमिली के नाम पर आपको यहाँ पर एक वाइन का ग्लास देती हूँ क्योंकि आपने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। इसी वजह से यहाँ पर आपकी और भी ज्यादा मदद की जरूरत है क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त हमारी किन फैमिली का बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा और हमें किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि हमारे बिजनेस को ठीक से चला सके। मिस किन वहाँ पर वाइन नहीं डाल रही होती बल्कि टी डाल रही होती है। वो एक कप में चाय डालने के बाद उसके सामने लेकर आती है और कहती है मिस्टर शू प्लीज इस चाय को पी ले, मेरे स्पेशल आपके लिए बनाई है। मिस्टर शू उसके हाथ से वो चाय का कप ले लेता है और उसे कहता है लेकिन मैं इसको कैसे पी सकता हूँ, मैं इसे डिजर्व नहीं करता। उसे शक होता है कि शायद इसमें पॉइजन ना हो। मिस किन उसके पास ही खड़ी होती है, वो उसे कहती है मिस्टर शू आप इसको पी क्यों नहीं रही, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इसके अंदर पॉइजन है? वो इस कप को उठाती है और अपनी जीभ उसके अंदर लगाती है और कहती है जी देखो इसके अंदर तो कोई भी पॉइजन नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बिल्कुल सिंसियर हूँ। आती वो उसके साथ लिपट जाती है और कहती है चलो जल्दी से मुंह खोलो और इसको पीना स्टार्ट करो। वो मिस्टर किन भी वहाँ पर ठकी तरह शर्माना शुरू कर देता है और साथ ही अपना मुंह खोलता है, चाय को पीना स्टार्ट करता है। मिस किन उसे सारी की सारी चाय पिला देती है। जैसे वो सारी की सारी चाय पी लेता है वो उसे वहीं पर नीचे गिरा लेता है और कहता है लिटिल ब्यूटी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मैं बहुत ज्यादा पसंद हूँ, पहले ही बता देती तो हम लोग इतनी मुश्किल में नहीं पड़ते। साथ ही वो मिस किन को वहाँ पर किस करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इसी के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी चाय के अंदर बेहोशी की दवा होती है। मिस किन उसे कहती है बुड्ढा घुसट कहेगा, इसे क्या लगता है कि यहाँ पर मैं इसे पसंद करती हूँ। शुंजी भी वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है तो कैसा रहा, क्या तुमने इसको बेहोश कर दिया? वो कहती है मेरा काम हो गया है। मिस किन उसे कहती है तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, कहीं किसी के तुम्हारे पर शक तो नहीं पड़ा? शुंजी कहता है नहीं किसी को मेरे पर शक नहीं है, उन सभी को इस बारे में नहीं पता था कि मिस्टर किन इतनी जल्दी होश में आ जाएंगे, जैसे तुम्हारे अंकल टियानफेंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और इन दोनों गार्ड्स को तो मास्टर टियानफेंग के पास जाने का मौका भी नहीं मिल सका और ये दोनों यहीं पर बेहोश होकर पड़े हैं। तो शुंजी मिस किन से कहता है अब हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो अपने माथे के अंदर से अपने सोल ऑर्ब को निकालता है, अपने उस रीइंकार्नेशन बीड को उसके डैड को उस बीड के अंदर खींचना स्टार्ट करता है। वो जब उसको ओपन करता है तो मिस किन उसे कहती है तुम क्या कर रहे हो? उसे कहता है इसी की मदद से मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल सकता हूँ, वैसे हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते। वो उसे कहती है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास अपनी सोल स्पेस भी है। शुंजी उसे कहता है हाँ मेरे पास अपनी सोल स्पेस है और वो उन दोनों को अपने बीड के अंदर रख लेता है और उसके बाद वो बिस्तर के ऊपर मिस्टर शू को लिटा देता है और उसके बाद चादर दे देता है। थोड़ी देर के बाद अंकल टियानफेंग किन वहाँ पर आते हैं। शुंजी दरवाजा खोलता है, वो उसे कहते हैं तुमने दरवाजा इतनी देर से क्यों खोला है? शुंजी कहता है वो अंकल इस वक्त इंतजार का आराम कर रहे हैं, इसी वजह से मैंने दरवाजा लेट खोला है। क्योंकि अंकल काफी गुस्से के साथ से घूर कर देख रहे होते हैं। शुंजी उसे कहता है अंकल आप काफी ज्यादा गुस्से में लगती है, क्या आप यहाँ पर किसी काम से आए हैं? वो उसे कहता है जरा पीछे हटो, मुझे देखने दो मेरा ब्रदर कैसा है, मैंने सुना है कि वो जाग गया है, वजह से मैं यहाँ पर उसे देखने के लिए आया हूँ। शुंजी उसे अंदर नहीं आने देता। वो उसे कहता है मास्टर किन की हालत इस वक्त काफी नाजुक है, वो इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें सोने देना चाहिए, जब वो जाग जाएंगे फिर आप उनसे बात करने के लिए चले आना। हमारा शुंजी उसे बाहर निकालने के बाद वहीं पर दरवाजा बंद कर देता है। तो अंकल भी बाहर जाने के बाद सोच रहा होता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है। मुझे बिस्तर के ऊपर मेरा भाई तो सोया हुआ दिखाई दिया लेकिन मुझे मिस्टर शू और उसके साथ साथ मिस कहीं पर दिखाई नहीं दी, वो लोग पता नहीं कहाँ पर हैं।
तुम्हारा जुंजी इसकी बात सुनने के बाद से कहता है मिस्किन रात भर सो नहीं पाई थी क्योंकि हम दोनों रात भर एक साथ थे, इसी वजह से उसे सोने का टाइम नहीं मिला। जैसे वो थकी हुई थी तो मैंने मिस्टर शू को उसके साथ वापस भेज दिया। मैंने कहा कि उसको उसके रूम तक छोड़ाओ। अंकल जी बात सुनते ही बहुत सा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लड़के तुम कुछ ज्यादा ही लकी हो। ऐसे यहाँ पर मेरा भाई मरेगा, उसके मरने के साथ ही तुम्हें भी यहाँ पर मार डालूंगा और तुम दोनों को एक ही कब्र में दफनाने वाला हूँ और उसके बाद मिस्किन मेरी हो जाएगी। जुंजी उसके हाथ के ऊपर लगी हुई चोट की तरफ देखता है और उससे कहता है आपके हाथ के ऊपर चोट लगी हुई है, ये कैसे हुआ? रात के वक्त क्योंकि इन्होंने अपनी मास्टर सोल को यहाँ पर जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था, इसी वजह से उसके ऊपर चोट लगने की वजह से इसके हाथ के ऊपर भी चोट लगती है। वो अपने हाथ को पीछे छुपा लेते हैं और उसे कहते हैं नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं हुआ, लास्ट नाइट मैं कैंडल जला रहा था, उसी वक्त मेरा हाथ जल गया था। जुंजी इसकी बात सुनने के बाद कहता है मैंने तो सुना था कि ऑक्टोपस को एक डार्क प्लेस बहुत ज्यादा पसंद होती है, वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, फिर यहाँ पर तुम लाइट जलाते हुए कैसे जल गए? मास्टर केन उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं लड़के अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? जुंजी कहता है कुछ भी नहीं, मेरे कहने का कुछ भी मतलब नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे जाकर अपने मास्टर किन के लिए मेडिसिन को तैयार करना होगा, इसलिए प्लीज आप चले जाएं। और हमारा जुंजी वहाँ से बाहर की तरफ निकल पड़ता है। जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचता है गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते हैं तुम बाहर नहीं जा सकते। जुंजी कहता है अब इस बात का क्या मतलब है कि मैं बाहर नहीं जा सकता? वो उसे कहते हैं अगर बाहर से कोई चीज मंगवानी है तो हमारे नौकरों को कह दो, वो तुम्हारे लिए बाहर से कोई भी चीज लेकर आ जाएंगे, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकते। तुम्हें पता है ना कि हमारे बिजनेस की कितनी हालत बुरी है और ऊपर से हमारी किन फैमिली के एल्डर ब्रदर यानी कि मेरा बड़ा भाई वो बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है और वो मरने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से बाहर मत जाओ, तुम हर वक्त उसके पास रहो ताकि तुम उसका इलाज कर सको। मुझे डर है कि कहीं तुम बाहर जाने के बाद वहाँ से भाग ना जाओ, अगर तुम भाग गए तो फिर मेरे भाई की जान कैसे बचेगी? जबकि महाराज जुंजी उसे कहता है तुम तो यहाँ पर इस बात की फिक्र कर रहे हो, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो फिर तुम्हारे लिए यहाँ पर लीका बकरा कौन बनेगा? वो उसे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, अब जबकि तुम्हें सब कुछ पता ही है तो फिर तुम यहाँ से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जुंजी उसे कहता है मुझे तो यहाँ पर आते ही सब कुछ पता चल गया था, अब तुम यहाँ पर अपने असली रंग दिखा रहे हो। मुझे पता है कि तुमने अपने भाई को पॉइजन दिया है, पॉइजन देकर तुमने उसे बिस्तर के ऊपर डाल दिया है। तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहे क्योंकि तुम्हें इस बात का डर है अगर मैं बाहर चला गया तो मैं बाहर जाने के बाद सभी लोगों को तुम्हारे सीक्रेट्स के बारे में बता दूंगा। तो अंकल उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं जबकि तुम्हें सब के बारे में अच्छी तरह से पता है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। इसी के साथ ही वो अपने मुंह के अंदर से पॉइजनस गैस निकालते हैं। वो पॉइजनस गैस काफी ज्यादा पावरफुल होती है। जुंजी अपने सामने अपने बाजू को करते हुए उसको कवर करता है, लेकिन उसके पीछे जो गार्ड्स होते हैं वो दोनों इस पॉइजनस गैस की वजह से मर जाते हैं। जुंजी कहता है इसकी फॉग के अंदर तो काफी सारा पॉइजन है जिसकी वजह से वो दोनों गार्ड्स मर गए हैं और वो गार्ड्स भी इसके अपने थे। तो अंकल भी उसे कहते हैं लड़के लास्ट नाइट तो मैं तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैच कर रहा था, यानी कि मैं वहाँ पर तुम्हें चेक कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करने वाला हूँ, देखना अब तुम यहाँ पर जरूर मरोगे। अंकल बार बार जुंजी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि हमारा जुंजी अपने डंडे को घुमाते हुए बार बार उसके अटैक्स को वहाँ पर ब्लॉक कर रहा होता है। यहीं पर उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए हमारा जुंजी पीछे वाली खिड़की के साथ टकराता है, खिड़की टूट जाती है, जुंजी बाहर गिरता है। इसी के साथ ही जुंजी हंसना शुरू कर देता है और कहता है आज मैं यहाँ पर किसी ऐसे बंदे की स्ट्राइक को फेस कर रहा हूँ अर्थ स्पिरिट रॉम के 9th लेवल पर है, लेकिन तुम इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो हमारा जुंजी बाहर गिरने के बाद अपने फिनिक्स के पंख को निकालता है और फिनिक्स के पंख को निकालने के बाद जुंजी से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए जाया करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे खिड़की से बाहर फेंकने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ ही हमारा जुंजी वहाँ से उड़ जाता है। जबकि अंकल वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं ये लड़का यहाँ पर क्या ही कर लेगा क्योंकि इसके पास कोई भी सबूत नहीं है, बिना सबूत के ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आती अंकल काफी खुश होते हैं और कहते हैं जब यहाँ पर मिस्किन का फादर मर जाएगा यानी कि मेरा बड़ा भाई मर जाएगा उसके बाद किन फैमिली का सारा बिजनेस मेरा हो जाएगा और मैं फैमिली का नया पैट्रियार्च बन जाऊंगा। इसी वक्त एक गार्ड भागता हुआ वहाँ पर आता है और उसे कहता है मास्टर बहुत ही बुरी खबर है, मास्टर किन अपने रूम में नहीं है और ना ही लेडी रेन मिस्ट वहाँ पर है। उस गार्ड से कहते हैं ये क्या बकवास है और वो जल्दी से भागते हुए रूम के अंदर जाते हैं। वो बिस्तर के ऊपर से कपड़ा उठाते हैं तो मिस्टर शू वहाँ पर आराम से सो रहे होते हैं। साथ ही वहाँ पर मिस किन के सपने देख रहा होता है और उसे कह रहा होता है मिस किन प्लीज मुझे यहाँ पर एक किस दो। बात सुनते ही अंकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे अपने पाम को यूज करते हुए मिस्टर शू को बिस्तर के ऊपर ही मार देते हैं और गुस्से के साथ चिल्लाकर कहते हैं जाकर पूरे के पूरे सिटी को सर्च करो, पूरे सिटी में जहाँ पर भी वो लड़का क्लाउड शू तुम्हें मिले उसके पकड़कर मार डालना। जबकि हमारा जुंजी भी सोच रहा होता है मुझे लगता है कि टियान फेंग चूज किन इस वक्त पूरे के पूरे शहर की तलाशी ले रहा होगा। मुझे नहीं लगता कैम्सिस फैमिली में जाना बिल्कुल सेफ रहेगा, इसी वजह से मुझे किसी और जगह पर जाना चाहिए। जुंजी मिस किन और उसके फादर को अपने साथ लेता और कहता है तो माउंटेन के ऊपर मेरा जो नया घर है मैं उन्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ और वो उनको माउंटेन की तरफ लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 66 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 67 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जुंजी अंकल टियानफेंग किन से बचकर बाहर निकल आता है। वो अपने एक पंख के साथ उड़ता हुआ इस अपने चू फैमिली के हाउस की तरफ जा रहा होता है, जो कि उसे नया हाउस मिला है कैम्पस फैमिली की तरफ से। पहाड़ी की तरफ उड़ता हुआ जा रहा था, तो वहीं पर रास्ते में उड़ते उड़ते उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन फैल रहा है। वो कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, लगता है कि मैंने इस पॉइजन को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। उसका जो पॉइजन था यानी कि उसका ऑक्टोपस वाला पॉइजन वो मेरी बॉडी के अंदर फैलता जा रहा है। जितना ज्यादा मैं यहाँ पर अपनी सोल पावर को यूज करूंगा उतना ज्यादा ये पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता जाएगा। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर करना होगा, और जल्दी से जल्दी करना होगा मतलब मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर में पहुंचना होगा। जी वहाँ पर काफी स्पीड से उड़ना स्टार्ट करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पर नीचे गिर जाता है। लेकिन शुक्र है कि वो माउंटेन के ऊपर पहुंच चुका है। वो अपने घर की छत को तोड़ता हुआ अंदर जाकर गिरता है। ऐसे वो अपनी छत को तोड़कर अंदर गिरता है। उसी वक्त मिस टिन और उसके डैड दोनों ही उसकी सोल बॉडी के अंदर से बाहर निकल आते हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो वो यहाँ पर उसकी केयर करने के लिए अब रेडी है। वो अब उसका ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हमारे जुंजी को होश आती है तो अपने बेडरूम के ऊपर होता है। वो कहता है शिप यहाँ पर हुआ क्या था। शुक्र है कि मैं ठीक हूँ, मिस किन ने मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखा है। लेकिन लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो ब्लड एसेंस है, फिनिक्स का ब्लड एसेंस और उसके साथ साथ बीस्ट फायर, उन दोनों की वजह से मेरी बॉडी काफी तेजी के साथ रिकवर कर रही है। जुंजी कहता है हालांकि अभी मेरी बॉडी के अंदर उस ऑक्टोपस का पॉइजन है वो कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर 70 to 80% तक अपनी पावर्स को यूज कर सकता हूँ। इसी वक्त दरवाजा खुलता है, मिस किन अंदर आती है। मिस किन उसे कहती है मुझे तो लगा था कि तुम अभी तक रेस्ट कर रहे होगे, लेकिन तुम तो उठकर बैठ गए हो। जुंजी उसे कहता है जब तुम्हें ये बात पता थी कि मैं यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ तो फिर तुम यहाँ पर अंदर क्या करने के लिए आई हो। वो उसे कहती है मैं तो बस यहाँ पर देखने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर साथ ही वो शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है मिस्टर चू तुमने यहाँ पर मेरी और मेरे फादर की जान बचाई है, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। आप मुझे बताओ कि मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं। जुंजी उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझसे हेल्प मांगी थी और मैंने यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर दी। अगर तुम्हें यहाँ पर इसका एहसान का बदला चुकाना है तो बदले में तुम भी किसी दिन मेरी मदद कर देना। उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, पूरी कोशिश करूंगी जहाँ पर भी तुम्हारी मदद हो सके मैं वहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी। जुंजी उसके पास से गुजरकर बाहर जाने लगता है, जबकि वो उसके कफ को पकड़ लेती है और कहती है जरा रुको तुम कहाँ पर जा रहे हो। साथ ही वो दोबारा से हमारे जुंजी के साथ लिपट जाती है और उसे कहती है मिस्टर चू आज आखिरी बार अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो तो फिर यहाँ पर दोबारा से वो सब कुछ करते हैं। अगर तुम चाहो तो हम लोग इसी वक्त यहीं पर कर सकते हैं। तुम्हारा जुंजी वहीं पर बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है। ये दोनों अभी यहीं पर एक दूसरे के साथ लिपटे ही होते हैं कि उसी वक्त दरवाजा खुलता है। लोरेन अंदर आती है और कहती है ब्रदर एक बहुत ही बुरी खबर है। वो दरवाजा खोलती है तो वो दोनों एक दूसरे के पास से साइड पर हट जाते हैं, लेकिन उन दोनों के चेहरे वहाँ पर टमाटर की तरह लाल हो रहे होते हैं। तो जुंजी उसे कहता है लोरेन क्या हुआ, तुमने कहा कि बुरी खबर है, बताओ क्या बुरी खबर है। लोरेन उसे कहती है ली फैमिली का वो छोटा लड़का जिसका नाम हुलर ली है वो यहाँ पर बार बार तुम्हारा पूछने के लिए आता रहा है, और आज भी यहाँ पर वो तुम्हारा पूछने के लिए आया था। तो मैंने कहा कि तुम फ्री नहीं हो, लेकिन वो मेरी बात मानता ही नहीं है, वो बार बार यहाँ पर चला आता है। जुंजी कहता है चलो छोड़ो उसे इग्नोर करो, दफा करो उसे। वो उसे कहती है मैंने तो उसे बका दिया था, लेकिन वो मेरे पास एक लेटर छोड़ गया, उसने कहा कि ये लेटर तुम्हारे लिए है। जी कहता है दिखाओ जरा इस लेटर में क्या है। तो वो उस लेटर को ओपन करता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि आज शाम 5 बजे तुम्हें अंडरग्राउंड रिंग में आना होगा, वहाँ पर हम लोग एक दूसरे को चैलेंज करेंगे। ये चैलेंज लाइफ एंड डेथ का होगा। ये कहता है ये क्या, ये हुलरली कहीं पागल तो नहीं हो गया, ये मुझे लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट का चैलेंज कर रहा है, इसे पता भी है ये मुझे हरा नहीं सकता, फिर ये मुझे चैलेंज क्यों कर रहा है। स्किन उसे कहती है फैमिली में आपस में एक दूसरे स्टूडेंट्स के साथ फाइट करना यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, तुम लोग आपस में लाइफ टू डेथ फाइट नहीं कर सकते। लेकिन अंडरग्राउंड रिंग जो है उसके रूल्स काफी ज्यादा अलग हैं, वहाँ पर तुम लोग एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हो क्योंकि वो अंडरग्राउंड फाइट अरीना है। लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी भी पॉइजन के रेसिडुअल इफेक्ट्स हैं, इसलिए मैं नहीं तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि तुम्हें जाकर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो काफी खतरनाक हो सकता है। जुंजी कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हुलरली स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ज्यादा कमजोर है। हालांकि वो स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन यहाँ पर उसने मुझे हिम्मत करके चैलेंज किया है, तो इसका मतलब यह है कि उसके पास कोई ना कोई बैकअप सपोर्ट तो जरूर होगी। अगर उसके पास बैकअप सपोर्ट नहीं होती तो फिर यहाँ पर मुझे वो चैलेंज नहीं करता। तो मुझे ये देखना है कि आखिर उसके चैलेंज करने के पीछे वजह क्या है। तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट उस बंदे में जो कि उसके पीछे है। तो नेक्स्ट सीन हमें रात के वक्त का दिखाया जाता है। 5 बजे हमारा जुंजी अपने ऊपर एक हुड पहनता है और अंडरग्राउंड अरीना में पहुंच जाता है। अंडरग्राउंड अरीना में पहुंचने के बाद वहाँ पर पहले से फाइट चल रही होती है, वो लोग वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग वहाँ पर उनके ऊपर बैटिंग कर रहे होते हैं और साथ ही वहाँ पर इस फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। शुई कियान को भी दिखाते हैं। शुई कियान भी यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है, उसे वहाँ पर आते ही गंदी स्मेल आती है। वो कहती है यहाँ पर से बहुत ही गंदी स्टेंच जा रही है, मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ, जबकि उसका बॉयफ्रेंड उसका हाथ पकड़ता है और कहता है रुको जरा तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। शुई कियान उसे कहती है नहीं मैं किसी से भी नहीं डरती। वो उसे कहता है तो फिर तुम्हें यहाँ पर स्मेल को बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, ये तो यहाँ पर पसीने की स्मेल है। शुई कियान उसे कहती है लेकिन मुझे जो बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, जबकि उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है जरा शांत रहो, आज मैं तुम्हें यहाँ पर स्पेशली कुछ दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, जहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा और मुझे लगता है कि तुम इस फाइट को यहाँ पर मिस नहीं करना चाहोगी। उसके बाद वो फिर से उसे अपने साथ लेकर आगे की तरफ चलता है, लेकिन वहीं पर वो लोग बिछड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। तो हमारा जुंजी पीछे से निकलता है, उसके मुंह के
ऊपर हाथ रखता है और शुइकियान को लेकर पीछे की तरफ खिसक जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड पीछे की तरफ देखता है, कहता है शुइकियान तुम कहाँ पर हो, तुम मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रही। तो शुनजी शुइकियान को पकड़ता है और पीछे एक गली में ले जाता है और वहाँ पर वो उसे लेकर खींच कर जा रहा होता है। तो शुइकियान उसे कोनी मारती है और कहती है कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर किडनैप करने की। शुनजी अपने हुड को उतारता और कहता है शुई तुम्हें यहाँ पर नर्वस होने की जरूरत नहीं है, जबकि वो भी उसे देखती है और कहती है जो तुम हो, तुम अभी तक जिंदा हो। शुनजी उसे कहता है हाँ तुम अभी तक जिंदा हो तो फिर मैं भी अभी तक जिंदा हूँ, अगर तुम यहाँ पर आ सकती हो तो फिर मैं भी यहाँ पर आ सकता हूँ। शुइकियान उसे कहती है तो फिर ठीक है, यहाँ पर फाइट को एंजॉय करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं जा रही हूँ। हमारा शुनजी उसे फिर से वहीं पर रोक लेता है और उसे कहता है रुको, तुम्हें इतनी जाने की जल्दी क्या है, क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लाकर उसे कहती है नहीं, तुम्हारा इस सब से क्या ताल्लुक है, तुम मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? हमारा शुनजी उसे कहता है तो बस यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि उस दिन फॉरेस्ट में तुमने मुझे जो कुछ भी कहा था क्या वो सच था, और तुमने वहाँ पर मुझे किस भी किया था क्या वो सब कुछ सच था या नहीं? तो शुइकियान यहाँ पर उसे कहती है मैंने वहाँ पर तुमसे क्या कहा था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। शुनजी उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तुमने कहा था कि तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है, साथ ही तुमने ये भी कहा था कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ से मर सकता हूँ और कोई भी मुझे मार नहीं सकता। तो शुइकियान उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, लगता है कि तुमने मेरी बात को बहुत ज्यादा गलत समझ लिया, कभी भी इस तरह की घटिया बात तुमसे कर ही नहीं सकती। ये बात वाकई में सच है कि वहाँ पर मैंने तुम्हें किस किया था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था, क्योंकि मेरी मुंह के अंदर इस वक्त वो वर्म था जो कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर डालना था और मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था उस वर्म को तुम्हारी बॉडी में डालने का। वहाँ पर ये सब कुछ मैंने किया था ताकि तुम अपनी सारी की सारी सोल पावर को खो दो, तुम फिर से वही लड़के बन जाओ, वही छोटे लड़के जो कि हमेशा मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते थे और मेरे सामने झुका करते थे। तो शुनजी इसकी बात सुनने के बाद से कहता है क्या तुम वाकई में मेरे बारे में इस तरह का महसूस करती हो? तो वो आगे से बिल्कुल खामोश हो जाती है। इसी वक्त उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है, उसका बॉयफ्रेंड अभी भी उसे आवाजें दे रहा होता है और उनके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। शुइकियान उसे आवाज देती है और कहती है कजिन यहाँ पर आओ, मैं यहाँ पर हूँ। वो चिल्लाकर उसका नाम पुकारती है। उसी वक्त हमारा शुनजी उसे पकड़ता है और जबरदस्ती उसे किस कर देता है, जबकि शुइकियान वहाँ पर बहुत ज्यादा रेसिस्ट कर रही होती है, वो उसे पीछे की तरफ हटाने की कोशिश कर रही होती है। यहीं पर उसके बॉयफ्रेंड को भी दिखाते हैं जो कि उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है मुझे अभी भी यहाँ पर शुई की आवाज आई थी लेकिन मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही, कि वो वहीं पर पीछे होते हैं साइड के ऊपर, वो दोनों वहाँ पर लगे पड़े होते हैं। शुनजी यहाँ पर शुइकियान को जबरदस्ती किस कर रहा होता है, जिसकी वजह से शुई काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो उसके होंठों के ऊपर बाइट कर लेती है और शुनजी का खून बहना शुरू हो जाता है। शुनजी उसे छोड़ता है और कहता है बचपन में तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट थी लेकिन अब तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं रही, क्यों ना तुम इस बारे में दोबारा सोचो, मैं तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदला, मैं अभी भी तुम्हें उसी तरह पसंद करता हूँ। यहाँ पर अगर कोई बदल गया है तो वाकई में तुम बदली हो। शुइकियान वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा भी रही होती है और साथ ही वो अंदर से काफी गुस्सा भी होती है। वो उसे कहती है क्लाउड चू प्लीज मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। शुनजी उसके आंसू पहुँचते हुए फिर से अपनी हुडी को ऊपर कर लेता है और उसे कहता है क्यों नहीं, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम जब तुम्हारा दिल करे तब आ जाना, लेकिन तुमने जंगल में मुझे किस किया था और मैंने यहाँ पर तुम्हें किस किया, हमारा हिसाब यहाँ पर बराबर हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन हमें चैलेंज रिंग का दिखाया जाता है। चैलेंज रिंग में जहाँ पर पहली फाइट खत्म होती है, पहली फाइट के खत्म होने के बाद हुलरली चैलेंज रिंग के ऊपर आता है और उसके हाथ में उसका मटका होता है जिसके अंदर वाइन होती है। वो उस पूरी की पूरी वाइन को गटक जाता है, फिर साथ ही मटके को तोड़ता है और कहता है और चू तुम कहाँ पर हो, तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक निकले, मैंने तुम्हें चैलेंज किया था लेकिन तुम यहाँ पर नहीं पहुँचे, इसका मतलब यह है कि तुम बहुत बड़े डरपोक हो। ये सभी लोग कहते हैं इस लड़के को हुआ क्या है, कहीं से यहाँ पर पागल तो नहीं हो गया, इसने कैम्पसिस फैमिली के कोड डिसाइपल को यहाँ पर लाइफ एंड डेथ के लिए चैलेंज किया है। इस चैलेंज रिंग में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि चैलेंज करने के बाद सर्वाइव कर पाते हैं, और जो लड़का इसने तो एक कोड डिसाइपल को चैलेंज कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि इस लड़के के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उस क्लाउड चू का मुकाबला कर सके। तो उनमें से एक लड़का कहता है मैंने सुना है कि हुलरली का बड़ा भाई इवियान ली वो जंगल में इस लड़के के हाथों से मारा गया था, कोड डिसाइपल शुनजी ने उसके भाई को मार दिया था। उसका दूसरा साथी उसे कहता है लेकिन मिस्टी फॉरेस्ट में तो बहुत सारे पावरफुल बीस्ट भी रहते हैं, तो ये लोग यहाँ पर इस बात को कैसे श्योर करेंगे कि शुनजी ने इसके भाई इवियान ली को मारा है। एक तीसरा लड़का उनके पास आता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं पता इस वक्त शुनजी पूरी की पूरी लाइमलाइट में है, अगर हुलरली उसको चैलेंज करता है, अगर वो इस फाइट को हार भी जाता है तब भी वो भी लाइमलाइट में आ जाएगा, इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। हुलरली की तरफ दिखाते हैं, हुलरली ने अपने हाथों के ऊपर नए पंजे चढ़ाए होते हैं, इनको स्पेशल नो कोल्ड ग्लव्स कहा जाता है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं। हुलरली कहता है मेरे भाई की लाश अभी तक फॉरेस्ट से नहीं मिल सकी, पता नहीं उसकी लाश का क्या हुआ, ये तुमने मेरे भाई को बहुत ही बुरे तरीके से मारा है। फिर साथ ही वो तीनों लड़कों की तरफ देखता है और गुस्से के साथ उनसे कहता है लड़के ने मेरे भाई को बहुत ही बुरी तरह से मारा है, तो तुम लोगों को इस बात से क्या मसला है, लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर मुझसे मार खानी है। तो वो तीनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं हमें इस बात से कोई मसला नहीं है। जबकि हमारा शुनजी पीछे खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है, वो कहता है इसके पास
पास तो कोल्ड स्केल क्लास है, इनके स्नो ग्लव्स है और जो बोस्दा स्पेशल है इसके पास ये वाला इक्विपमेंट कहाँ से आया? ये तो एक हाई लेवल का इक्विपमेंट है। बस स्पेशल बात यह है कि ये लड़का यहाँ पर कोल्ड स्केल क्लास को यूज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये सुसाइड करने वाला है, यानी कि इसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है। इन ग्लव्स को यूज करने के लिए हमारा कल्टीवेशन लेवल ज्यादा होना चाहिए। जुंजी जल्दी से जंप करते हुए अरीना में आ जाता है, अपने ऊपर से कवर उतारता है और उसे कहता है चलो मैं यहाँ पर आ गया, अगर फाइट करनी है तो फाइट करते हैं। हुलर लियू से कहता है तुमने मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, चलो फिर फाइट करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 67 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 68 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मेरा जुंजी लाइफ एंड डेथ अरीना में जंप करके पहुंच जाता है और उसके सामने हुलर लियू होता है। हुलर लियू से कहता है तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, चलो शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गए। तो जुंजी उसे कहता है तुमने यहाँ पर मुझे चैलेंज इसलिए किया है कि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा भाई कैसे मरा था, चलो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि तुम्हारा भाई कैसे मरा है। जुंजी यहाँ पर उसे कहता है तुम्हारा बड़ा भाई इवियान ली वो मौत से भी ज्यादा डिजर्व करता था, तो उसके साथ बहुत ही अच्छा हुआ अगर वो वहाँ पर मर गया है, क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत लो था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर शो ऑफ करना चाहता था। उसने मुझे चैलेंज किया जिसकी वजह से मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। कैम्सिस फैमिली के नाम के ऊपर जो दाग था मैंने उसे हटा दिया और उसे मार दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर कैम्सिस फैमिली का डिसाइपल होने के नाते तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने कैम्सिस फैमिली से एक बहुत ही कमजोर और शो ऑफ करने वाले लड़के को हटा दिया है। तो ये बात सुनते ही हुलर ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गाली देते हुए उसे कहता है अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। इसने अपने दोनों हाथों के ऊपर कोल्ड स्केल क्लास बैरी होती है और क्लास के साथ वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो शुंजी पर अटैक करता है, जबकि हमारा शुंजी अपनी तलवार को निकालते हुए उसके क्लास के अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। तो यहीं पर इनकी रेफरी जो होती है वो एक लड़की होती है, वो कहती है मैंने अभी तक तुम लोगों की फाइट को स्टार्ट नहीं करवाया, तुम लोग यहाँ पर आपस में फाइट क्यों कर रहे हो? फिर साथ ही उन सभी से कहती है जहाँ पर मैं तुम लोगों की फाइट को ऑफिशियली डिक्लेयर कर रही हूँ। यहाँ पर दो लोगों के दरमियान में फाइट हो रही है। एक कैम्सिस फैमिली का कोड डिसाइपल है जिसका नाम जुंजी है और दूसरा हुलर ली है जिसके भाई को जुंजी ने मारा है। तो एक तरफ से जुंजी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है, दूसरी तरफ से हुलर ली अपने क्लाक के साथ जुंजी की तलवार को पकड़ता है। जुंजी अपनी तलवार को आगे की तरफ धंसा रहा होता है, लेकिन हुलर ली जब अपने हाथ के साथ उसकी तलवार को पकड़ता है तो उसकी तलवार वहाँ पर करोड होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वहाँ पर आइस में जम जाती है। और इसके साथ ही हुलर ली अपने दूसरे पंजे को आगे बढ़ाते हुए जुंजी पर अटैक करने लगता है। जुंजी जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है, अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाता है। वो कहता है ये यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा है कि कोल्ड स्केल क्लास किसी भी चीज को फ्रीज कर सकती है, वो यहाँ पर मेरी मार्शल आर्ट से बनी हुई इस तलवार को भी फ्रीज कर सकती है। तो यहाँ पर वो इस टेक्निक को यूज कर रहा है, वो इसको फ्रीज करेगा और उसके पास को शैटर कर देगा। हमारा जुंजी कहता है इसके पास जो उसके क्लास है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये लड़का इसकी सिर्फ और सिर्फ 10% पावर को ही यूज कर पा रहा है क्योंकि इसका कल्टीवेशन लेवल ग्लो है। अगर कोई हाई कल्टीवेशन लेवल का बंदा इन ग्लव्स को पहनेगा तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं यहाँ पर इन ग्लव्स के खिलाफ फाइट नहीं कर पाऊंगा। हुलर ली हमारे जुंजी को अपने क्लास दिखाते हुए कहता है बस यहाँ पर इंतजार करो, बहुत ही जल्दी तुम मरने वाले हो। मेरे पास ये कोल्ड स्केल क्लास है, ये मैजिकल वेपन है, आज मैं इन्हीं कोल्ड स्केल क्लास को यूज करते हुए तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ पर अपने कोई आखिरी अल्फाज कहना चाहते हो तो कह सकते हो। जुंजी आगे से हल्का सा मुस्कुराता और कहता है नहीं मुझे यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं कहना। हुलर ली उसे कहता तो फिर ठीक है, आप जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर से अपने क्लास के साथ जुंजी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। देखने वाले भी यहाँ पर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं अब हमें समझ आ रही है कि जुंजी को हुलर ली ने चैलेंज क्यों किया है, क्योंकि उसके पास ये वाला स्पेशल मैजिक वेपन है। इस वेपन की मदद से हो सकता है कि वो कोल्ड डिसाइपल के खिलाफ जीत जाए। वो सभी लोग अभी भी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, जबकि जुंजी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से अपने आप को उन कोल्ड स्केल क्लास से बचा रहा होता है। हुलर ली जुंजी को कहता है मेरे ये कोल्ड स्केल क्लास ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, जो मैजिकल वेपन है इनको एक बहुत ही स्पेशल गोल्ड ड्रैगन के स्केल्स के साथ बनाया गया है जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमली कोल्ड है और इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा हार्ड भी है। बार बार जुंजी की तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेता है तो उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी तलवार को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी तलवार यहाँ पर बिल्कुल बेकार है। हमारा जुंजी से कहता है क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? उसी के साथ ही हमारा जुंजी अपने मुंह के अंदर से अपनी बीस्ट फायर को निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे हटता है। नामसा लड़की कहती है यहाँ पर ये लड़का बीस्ट फायर को यूज कर रहा है। हुलर ली ने अपनी आइस कोल्ड स्केल्स को यहाँ पर यूज किया, लेकिन जुंजी भी यहाँ पर बीस्ट फायर को यूज कर रहा है जिसकी वजह से ये दोनों अब यहाँ पर एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे रहे हैं। देखना यह है कि दोनों में से किसका वेपन ज्यादा बेहतर है। एक के पास कोल्ड स्केल क्लास है जबकि दूसरे के पास बीस्ट फायर है। हमारा जुंजी उसे कहता है तुम्हारे ये कोल्ड स्केल क्लास काफी ज्यादा बेहतर है, लेकिन जितना ज्यादा तुम इसकी पावर्स को एक्सर्ट करोगे उतना ज्यादा तुम अपनी सोल को अंदर से इरोड करोगे और बहुत ही जल्दी ये तुम्हें अंदर से कंज्यूम कर लेंगे और उसके बाद तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। हालांकि तुम्हारे क्लास यहाँ पर मेरी तलवार को कुछ देर के लिए रोक पा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि कितनी देर तक तुम अपने इन क्लास को यहाँ पर यूज कर पाओगे। हुलर ली जोर जोर से हंसना
हंसना शुरू कर देता है और कहता है, बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि इन ग्लास को पहनने से साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें एक स्पेशल बात बताता हूँ। मैंने अभी अभी यहाँ पर इस फाइट के स्टार्ट होने से पहले हाईजैंग स्पिरिट के एक पूरे कप को पिया था, जिसके पीने की वजह से ये ठंडा पानी मेरी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं इसे जब तक चाहे इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर से हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार वो अपनी भी ज्यादा कोल्ड पावर को यूज कर रहा होता है। वो बहुत ज्यादा कोल्ड पावर को रिलीज करता है। वो बहुत ज्यादा कोल्ड पावर को रिलीज करता है तो आसपास जो बच्चे खड़े होते हैं इस मैच को देखने के लिए, वो सभी लोग पीछे की तरफ हट जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। नाउसा लड़की भी कहती है, लगता है कि हुलर ली यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला है। उसने तो यहाँ पर पूरी अरीना में ही एक स्नो स्टॉर्म ला दिया है। लगता है कि यहाँ पर जुंजी का अंत होने वाला है, क्योंकि जुंजी इतने बड़े पावरफुल अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। वो बड़ी स्पीड से जंप करते हुए जुंजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो लोग कहते हैं, जुंजी यहाँ पर चुपचाप अपनी जगह के ऊपर खड़ा क्यों है, वो अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा। लगता है कि उसे पता चल चुका है कि वो मरने वाला है, इसी वजह से वो रेजिस्ट नहीं कर रहा। क्योंकि हमारा जुंजी वहाँ पर गिनती गिन रहा होता है। जुंजी कहता है 3, 2, 1। हुलरली उसके करीब पहुंचता है अपने पंच को, जैसे उसके मुंह के ऊपर मारने लगता है। जुंजी वहीं पर 0 कहता है। जैसे वो 0 कहता है तो उसी के साथ ही हुलरली वहीं पर रुक जाता है और उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर आइस में कवर हो जाती है। उसकी अपनी बॉडी फ्रीज हो जाती है। देखकर बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर देखो तो सही, जुंजी इसी वजह से अपनी जगह के ऊपर से नहीं हिल रहा था। शायद उसे पहले से पता था कि इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से, इस क्लास के साइड इफेक्ट्स की वजह से उस लड़की की अपनी बॉडी यहाँ पर फ्रीज हो जाएगी। जुंजी कहता है, मैंने इस लड़के से कहा भी था कि यहाँ पर इसकी फुल पावर को रिलीज मत करे, क्योंकि ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा, लेकिन ये लड़का मेरी सुन कहाँ रहा था। अनाउंसर लड़की कहती है, अब जबकि फाइट यहाँ पर खत्म हो चुकी है, क्या हमारा जुंजी इसको फाइनल ब्लो देगा, क्योंकि इसको मरने के बाद ही ये दोनों अरीना से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इस अरीना का रूल है एक मरेगा और दूसरा जिएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर जुंजी क्या करने वाला है। तुम्हारा जुंजी अपनी दोनों उंगलियों को सामने की तरफ करता है और उसकी चेस्ट के अंदर उसे पॉक करता है। जैसे वो वहाँ पर उंगलियों को पॉक करता है, उसके ऊपर जितनी आइस होती है वो सारी टूट जाती है। आइस के टूटने के बाद हमारा जुंजी हुलर को नीचे गिरने से बचा लेता है और उसे वहाँ पर कैच करता है। जबकि अनाउंसर लड़की कहती है, हमने ऐसा तो कहीं पर भी नहीं देखा। यहाँ पर जुंजी ने अपने ओपोनेंट को मारने की बजाय उसकी जान बचा ली है। ये एक लाइफ एंड डेथ अरीना मैच है, जहाँ पर एक दूसरे की जान लेनी पड़ती है, लेकिन इसने यहाँ पर दूसरे साथी की जान बचाई है। हुलर ली भी जुंजी से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी जान क्यों बचाई। हमारा जुंजी उसे कहता है, क्या तुम अभी तक इस बात को समझे नहीं हो कि तुम्हें यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तुम्हें फायरजैंग स्पिरिट दी गई थी पीने के लिए। मैं तुम्हें बता दूं, फायरजैंग स्पिरिट तुम्हारी बॉडी के अंदर इसके साइड इफेक्ट्स को कम नहीं करती। किसी ने तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ बनाया है। कोई तुम्हें उस क्लास को यूज करवाते हुए तुम्हारे हाथों से मुझे मरवाना चाहता था। मुझे लगता है कि जिस बंदे ने तुम्हें वो क्लास दी है, मुझे लगता है कि उसने तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया होगा कि इसके कितने ज्यादा घातक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हुलरली उसे कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि तुमने मेरे भाई की जान ली है, तो तुम्हारी जान लेने के लिए अगर मैं अपनी जान भी सैक्रिफाइस कर दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने भाई की मौत का बदला लेकर रहूंगा। जुंजी उसे कहता है, बेवकूफ कहेंगे, मैंने वापस आने के बाद सभी को बताया था कि इविया ली को मैंने नहीं मारा। क्या तुम अभी भी इस बात पर यकीन करते हो कि मैंने उसे मारा है, बल्कि उसे हुडी जाओ ने मारा है, क्योंकि ड्रीम फैमिली का एक स्टूडेंट है। हमारा जुंजी उसे कहता है, लेकिन अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है, मैंने अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी स्पिरिट एनर्जी को ट्रांसफर किया है। तुम उस स्पिरिट एनर्जी को यूज करते हुए अपने स्पिरिट कोल्ड क्लास को दोबारा यूज कर सकते हो। जल्दी से उन्हें रीएक्टिवेट करो और मेरे पर अटैक करो। हुलर ली उसकी बात सुनने के बाद उन कोल्ड क्लास को दोबारा से एक्टिवेट करता है और हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसके चेहरे के करीब लाकर वो अपने क्लास को रोक देता है और वहीं पर रोना शुरू कर देता है। वहीं पर रोते हुए कहता है, प्लीज ब्रदर मुझे माफ कर देना, तो यहाँ पर तुम्हारा बदला भी नहीं ले सकता। हमारा जुंजी उठकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, जबकि तुम्हें पता चल गया है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, दोबारा मुझे तंग करने के लिए मेरे पीछे मत आना। हुलर ली उसे कहता है, क्लाउड चूजर रुको, तुमसे कोई बात करनी है। तुमने यहाँ पर मेरी मदद की, मुझे ये बताकर तुमने मेरे भाई को नहीं मारा बल्कि किसी और ने मारा है, तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें कोई अच्छी चीज बताना चाहता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ ऐसे बंदों के साथ पंगा ले लिया है जिनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी, वरना किसी वक्त भी तुम मारे जा सकते हो। जुंजी से कहता है, मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हें ये कोल्ड स्केल क्लास किसने दिए हैं। हुलर ली से कहता है, तुम उनका नाम जानकर क्या करोगे, क्योंकि तुम उनको ऑफेंड नहीं कर सकते। वो लोग इस वक्त पूरी डायनेस्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में किसी से भी नहीं पूछना चाहिए। जुंजी से कहता है, छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये क्लास किसने दिए हैं। हुलर ली वहाँ पर थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है, फिर साथ ही वो उसे बताने लगता है। जैसे वो वहाँ पर गू कहता है, इसी के साथ उसके ऊपर कट लगता है और उसकी बॉडी के काफी ज्यादा ब्लड निकलता है और वहीं पर गिरकर वो मर जाता है। सभी लोग हैरान होते हैं कि अब हुलर ली के ऊपर किसने अटैक किया, हुलर ली को किसने मार दिया है। लोग साइड के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर एल्डर जाओ होते हैं। कैम्सिस फैमिली के एक एल्डर है, लेकिन उन्हें फैमिली से निकाल दिया गया है। वो अपना वेपन लेकर अरीना में उतर आते हैं, तो अनाउंसर लड़की कहती है, ये तो कैम्सिस फैमिली के एल्डर जाओ हैं, तो लगता है ये यहाँ पर नए चैलेंजर हैं। एल्डर जाओ अरीना में आते हैं और जुंजी से कहते हैं, क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता कि 2 फाइटर्स में से एक को मरना होता है, दूसरा यहाँ से जिंदा बाहर जा सकता है। कि यहाँ पर हुलर ली हार चुका था, तो मैंने उसको मार दिया क्योंकि तुमने उसे मारा नहीं। रूल्स के मुताबिक मैंने उसकी जान लेकर कुछ भी गलत नहीं किया। अब यहाँ पर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तो अब तुम्हें मुझसे फाइट करना होगी। तुम्हारा जुंजी
से कहता है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर किसी रूल को फॉलो करते हुए इस लड़के की जान ली है। मुझे तो लगता है कि तुमने यहाँ पर इसलिए इसकी जान ली है कि वो यहाँ पर किसी का नाम लेने वाला था और तुमने उस सीक्रेट को छुपाने के लिए इस लड़के की जान ले ली। जाओ आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं यहाँ पर ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, हालांकि सच्चाई का तुम्हें पहले से ही पता है। अगर इस हुलर ली ने तुम्हें यहाँ पर किसी सीक्रेट के बारे में बता भी दिया है तो फिर भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सीक्रेट आज ही तुम्हारे साथ यहाँ पर दफनाया जाएगा, क्योंकि तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। तो अपनी तलवार को घुमाते हुए हमारे शुंजी के पास स्लैश लगाते हैं। शुंजी भी अपनी तलवार को निकालकर उसके अटैक को वहाँ पर अवॉइड करता है, उसको ब्लॉक करता है, फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है। एल्डर जाओ की तलवार के साथ अपनी तलवार को टकराता है। नाउंसर लड़की कहती है तो इन लोगों ने पहले यहाँ पर बात की लेकिन बात से काम नहीं चला, इसी वजह से अब ये यहाँ पर अपने हथियारों को यूज कर रहे हैं। दोनों यहाँ पर बहुत ही टफ फाइट करने वाले हैं। शुंजी तो वाकई में कोल्ड साइपर होने के लायक है। ये यहाँ पर एक एल्डर के साथ फाइट कर रहा है जो कि अर्थ स्पिरिट राम की एक एक्सपर्ट है। लगता है कि यहाँ पर एल्डर जाओ को इस लड़के के खिलाफ कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा और इस लड़के की तलवारबाजी एल्डर जाओ की तलवारबाजी से काफी ज्यादा बेहतर लग रही है। कि एल्डर जाओ भी हमारे शुंजी की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं लड़के मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। के साथ ही वो वहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को भी यूज कर देते हैं। एक तरफ से वो अपनी तलवार के साथ शुंजी को ब्लॉक कर रहे होते हैं, फिर साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं जो कि मेंटस होती है। अपनी बड़ी सी मेंटस की टांग के साथ शुंजी के कंधे के ऊपर अटैक करते हैं, साथ ही उसे किक मारते हुए पीछे की तरफ गिरा देते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो। शुंजी उड़ता हुआ पीछे जाकर रीना की रस्सी के साथ टकराता है और काफी जख्मी होता है, उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है, जबकि उसी वक्त सामने से और भी ज्यादा स्लैशेस आ रही होती हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 68 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। स्वर्ड किंग की एपिसोड 69 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर जाओ की अरीना में एंट्री होती है। अरीना में आने के बाद वो सबसे पहले रूलिंग ली को मार देते हैं और उसको मारने के बाद हमारे जाओ के ऊपर अटैक करते हैं। वो अपनी तलवार के साथ अटैक करने के साथ साथ अपनी मास्टर स्पिरिट जो कि एक मेंटिस होती है उसके साथ भी हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं और जुंजी को जख्मी कर देते हैं। जुंजी पीछे आकर तारों के साथ टकराता है, साथ ही फिर से वो उसके बाद अपनी तलवारों के साथ काफी सारी स्लैशेस लगाते हैं। जुंजी उन सारी के सारी स्लैशेस को वहाँ पर अवॉइड करता है, लेकिन वो स्लैशेस काफी ज्यादा पावरफुल होती है जिसकी वजह से वो रिंग की तारों को भी काट देती है। हमारी जुंजी की बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स लगते हैं और जुंजी वहीं पर नीचे गिर जाता है और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर जो ऑक्टोपस का पॉइजन होता है वो भी वहाँ पर इफेक्ट लेना शुरू कर देता है। वो कहता है मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो और भी ज्यादा फैलता जा रहा है। एल्डर जाओ हुलर ली की बॉडी के ऊपर जो क्लास होते हैं वो उन दोनों क्लास को भी उसके पास से छीन लेते हैं और अपने हाथों के ऊपर पहन लेते हैं, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट है इसी वजह से इनके हाथों में क्लास की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो उन क्लास को पहन लेते हैं और कहते हैं लड़के आज तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से सभी लोगों के सामने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी और इसके अलावा मुझसे कैम्पसिस फैमिली की एल्डरशिप भी छीन ली गई। अब तो मैं कुछ भी नहीं रहा, अब मैं एक डिजर्टर बन चुका हूँ, मुझे सजा देकर निकाल दिया गया, अब मैं कैम्पसिस फैमिली का एल्डर भी नहीं रहा, अब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो बस इस दिन का इंतजार कर रहा था कब तुम मेरे हथे चढ़ो। आज मैं तुम्हें यहाँ पर उस दर्द का 1000 गुना देने वाला हूँ जो तुमने मुझे दिया है। और एल्डर जाओ फिर से जंप करते हुए हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जुंजी कहता है मैं यहाँ पर ज्यादा देर के लिए फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है और मेरी बॉडी के अंदर जो ऑक्टोपस पॉइजन है वो फैलता जा रहा है, तो मुझे इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। जुंजी अपनी तलवार को लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जुंजी कहता है यहाँ पर जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं मौके का फायदा उठाते हुए इसके ऊपर अटैक करूंगा और सिर्फ एक ही ब्लो में इसको मार डालूंगा। जुंजी यहाँ पर अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम थंडर स्वर्ड होता है उसको यूज करता है। एल्डर जाओ की तलवार के साथ अपनी तलवार को टकराता है, जबकि एल्डर जाओ अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक शील्ड बनाए होते हैं ताकि वो जुंजी के अटैक को अवॉइड कर सके। एल्डर जाओ को पता चल जाता है कि जुंजी की बॉडी के अंदर पॉइजन है। वो कहता है लगता है कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है, चलो ठीक है अब तुम्हारे साथ और कुछ करते हैं। एल्डर जाओ वहीं पर खड़े खड़े अपने गोल्ड स्केल क्ला को यूज करते हैं। अपनी गोल्ड स्केल क्ला को यूज करते हुए उसे पंच मारते हैं। जुंजी कहता है मैं इसको अवॉइड नहीं कर पाऊंगा, अपने सामने विंडशील्ड बना लेता है ताकि वो उसके अटैक को ब्लॉक कर सके, लेकिन एल्डर की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा होती है। वो एल्डर अपने दूसरे हाथ को भी यूज करते हुए अपनी क्ला के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उसकी विंडशील्ड जो होती है वो बड़ी आसानी से टूट जाती है। हमारा जुंजी पीछे जाकर अरीना की शील्ड के साथ टकराता है और काफी जख्मी हो जाता है, जबकि बाकी के सभी लोग भी काफी हैरान होते हैं। एल्डर साहब से कहते हैं तुम्हें अब पता चला ये कोल्ड स्केल क्लास की रियल पावर है, तो इसकी सिर्फ 10% पावर को यूज कर पा रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी फुल पावर को यूज कर सकता हूँ, ये इस वक्त 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। लड़की कहती है जुंजी एक ही मूव के साथ ग्राउंड के ऊपर गिर चुका है, लगता नहीं है कि वो दोबारा उठ पाएगा। जुंजी फिर से उठने की कोशिश कर रहा था और साथ ही वो कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर इस तरह मर नहीं सकता, इस बंदे से हारना नहीं है। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और अपनी तलवार को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन उसी वक्त एल्डर जाओ आगे बढ़ते हैं, जाकर उसके हाथ के ऊपर अपना पाँव रखकर उसको मसलना शुरू करते हैं। फिर साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए जुंजी के ऊपर बहुत सारे वार करते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। एल्डर जाओ जुंजी को बालू से पकड़ते हैं और खींचते हुए कहते हैं इस बात को मान क्यों नहीं लेते कि तुम यहाँ पर अपनी करंट कंडीशन में मुझसे नहीं जीत सकते, तुम इस मैच को हार चुके हो। साथ ही वो अपनी क्ला वाले हाथ को यूज करते हुए अपने हाथ को उसके पेट के अंदर दंसा देते हैं और कहते हैं चलो फिर देखते हैं कि अब तुम और क्या कर सकते हो, मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल सी को यहाँ पर डिस्टर्ब कर देता हूँ। तो हाथ उसके पेट के अंदर
फंस जाता है जहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल बीड होती है। कहता है इसने तो मेरे स्पिरिचुअल सी को ही पंक्चर कर दिया, अब यहाँ पर क्या आने वाला है। जुनजी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और जुनजी बेचारा वहीं पर बेहोश होने लगता है और कहता है स्पिरिचुअल सी को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया और मैं यहाँ पर अब बीस्ट फायर को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ ही हमारा जुनजी यहाँ पर बेहोश हो जाता है। जैसे वो बेहोश हो जाता है एल्डर जाओ से वहीं पर फेंक देते हैं और कहते हैं तो लगा था कि कोल्ड डिसाइपल इससे ज्यादा कर सकता है, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा बेकार निकले। चलो फिर ठीक है, अब जहाँ पर इस सबको खत्म करने का वक्त आ चुका है। वो अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं अब तुम्हें मरना होगा और अपनी तलवार उसके ऊपर चलाते हैं। जैसे वो अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, हमारा जुनजी उसकी तलवार को पकड़ लेता है। उसकी तलवार को पकड़ने के साथ ही वहाँ पर बीस्ट फायर निकलती है और जुनजी वहाँ पर अनकॉन्शियसनेस माइंड के साथ उठकर खड़ा हो जाता है। एल्डर जाओ इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, ये अचानक से उठकर खड़ा कैसे हो गया, मेरी तलवार को कैसे पकड़ लिया। इसे देखकर तो लग रहा है जैसे कि ये बेहोश है। जुनजी ने अपने एक ही हाथ के साथ उसकी तलवार को पकड़ा होता है, वो मुट्ठी को बंद करता है तो एल्डर जाओ की तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है ना। उससे लड़की कहती है क्या सभी लोगों ने देखा यहाँ पर उस लड़के ने सिर्फ बेयर हैंड्स के साथ उसकी तलवार को तोड़ दिया। ये लड़का यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, हालांकि वो बिल्कुल बेहोश दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर खड़ा हो चुका है और एल्डर जाओ का मुकाबला करने के लिए तैयार है। एल्डर जाओ भी घबरा जाते हैं और कहते हैं इस वक्त इसकी सांस मुझे इस तरह महसूस हो रही है जैसे कि ये पुराने वाला जुनजी नहीं बल्कि ये कोई नया बंदा है। जुनजी आगे से बिल्कुल खामोश होता है, उसकी बॉडी के अंदर से किंग ओरा निकल रहा होता है। एल्डर जाओ कहते हैं अब तुम यहाँ पर क्या चाहते हो और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जुनजी के ऊपर अटैक करके आगे गुजरते हैं तो जुनजी जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। वो पीछे की तरफ हटता है तो एल्डर जाओ पीछे की तरफ घूमते हैं और अपनी तलवार को यूज करते हुए उसके ऊपर काफी सारे स्लैशेस लगाते हैं। अब वो उसके ऊपर स्लैशेस लगा लेते हैं तो हमारा जुनजी उनमें से एक स्लैश को अपने हाथ में पकड़ लेता है, फिर साथ ही उसकी स्लैश को पकड़ने के बाद उसी की स्लैश के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर जुनजी बिल्कुल डेविल वाली स्माइल दे रहा होता है, वो बिल्कुल एक अलग बंदा बन चुका है। वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो एल्डर जाओ अपनी मेंटिस वाली स्किल को एक्टिवेट करते हैं, यानी अपनी मास्टर स्पिरिट को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन जुनजी अपनी तलवार के साथ उसकी बॉडी के ऊपर कट लगाने के बाद आगे गुजर जाता है और उसकी मेंटिस वाली जो मास्टर स्पिरिट होती है उसको भी कट कर देता है। एल्डर जाओ इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर जगह जगह के ऊपर कट लगते हैं सिर्फ एक ही मूव में। जुनजी ने उसको मार दिया है। एल्डर जाओ कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इसने सिर्फ एक ही मूव में मेरी मास्टर स्पिरिट को डिसिपेट कर दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक एल्डर हूँ जबकि ये एक स्टूडेंट है। ये लड़का यहाँ पर किसी किस्म की ट्रिक को यूज कर रहा है तो जुनजी फिर से आगे बढ़ता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसको गर्दन से पकड़ लेता है जिससे उसकी गर्दन को दबाना स्टार्ट करता है। इसके साथ ही हमारा जुनजी अपनी बीस्ट फायर को रिलीज कर रहा होता है। एल्डर जाओ कहते हैं ये क्या, इसका हाथ इतना ज्यादा हॉट कैसे है कि मेरी गर्दन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है, ये तो मेरी गर्दन को पिघला देगा। एल्डर जाओ अपने कोल्ड स्केल क्लॉक को उसकी तरफ सामने करते हैं जबकि हमारा जुनजी उसके कोल्ड स्केल क्लॉक को अपने दूसरे हाथ में पकड़ लेता है और उसी के साथ ही वो उसको वहाँ पर पिघलाना शुरू करता है। वो वहाँ पर उसको पिघलाना शुरू करता है तो उसका कोल्ड स्केल क्लॉक वो भी पिघल जाता है। ये देखकर एल्डर जाओ और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरे कोल्ड स्केल क्लॉक को भी पिघला दिया जबकि ये तो कोल्ड आइस के ड्रैगन से बना है। आंसर लड़की कहती है तो यहाँ पर जुनजी ने बहुत अच्छा कमबैक किया है, अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखते हैं क्या यहाँ पर पासा पलटने वाला है या नहीं। लगता है कि जुनजी बहुत ही आसानी के साथ एल्डर जाओ को हरा देगा। जुनजी यहाँ पर डेविल वाली स्माइल देते हुए कहता है एल्डर जाओ तो ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारी इस बेकार जिंदगी का अंत करते हैं और इसी के साथ ही वो अपनी बीस्ट फायर को एक्टिवेट करता है। जैसे वो बीस्ट फायर को एक्टिवेट करता है तो वो मास्टर जाओ को वहीं पर जलाकर हाक कर देता है। बाकी के सभी लोग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। बीस्ट फायर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और आसपास फैल रही होती है जबकि वो सभी लोग कहते हैं ये तो बीस्ट फायर है, नहीं पता था कि इस लड़की के पास बीस्ट फायर भी है। सभी लोग वहाँ से डरकर भागना शुरू कर देते हैं। सभी लोग कहते हैं ये लड़का तो बिल्कुल पागल है, इसने एल्डर जाओ को यहाँ पर जलाकर मार दिया, ये तरीका तो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, लोगों को यहाँ से भागना चाहिए। जुनजी उन सभी की तरफ देखता और कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी फाइट को एंजॉय कर रहे थे, तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मरता हुआ देखना चाहते थे, क्यों ना तुम सभी लोगों को भी यहाँ पर अपनी फायर का थोड़ा सा मजा चुकाया जाए। हमारा जुनजी वहाँ पर अपनी फायर को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी फायर को रिलीज करता है तो वो अरीना की शील्ड को तोड़ देती है। तो लड़की चलाकर उन सभी लोगों से कहती है तुम सभी को जल्दी से यहाँ से भागना होगा, हमारी अरीना की शील्ड इसको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी, अगर बचना चाहती हो तो जल्दी से यहाँ से भागो। सभी लोग वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। यहीं पर इन सभी के बीच में शुई कियान भी होती है। शुई कियान हमारे जुनजी की तरफ देखती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की को हुआ क्या। आगे बढ़ती है और हमारे जुनजी को आवाज दे रही होती है लेकिन हमारा जुनजी इसकी बात नहीं सुन रहा था। उसका बॉयफ्रेंड जल्दी से आता है और उसे कहता है चलो हमें यहाँ से निकलना होगा, और चुप पागल हो चुका है, तुम उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, अगर तुम यहाँ पर रुकी तो वो तुम्हें भी जलाकर मार डालेगा, और वो उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। जबकि हमारा जुनजी वहाँ पर अपनी फायर को रिलीज करता है। उसकी फायर के साथ वहाँ पर काफी सारे लोग मारे जाते हैं। नेक्स्ट सीन में काफी देर के बाद का दिखाया जाता है, बारिश होती है जिसकी वजह से वहाँ पर सारी आग बुझ जाती है। यहाँ पर काफी सारे ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेटर्स आकर पहुंचे होते हैं और ये सभी लोग आकर फायर को बुझाने के बाद मलबे के नीचे से लाशों को निकाल रहे होते हैं और कहते हैं सुना के यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, ट्रेन के ऊपर लास्ट नाइट धमाका हुआ था। वैसे कहता है लास्ट नाइट मैं भी यहाँ पर स्पॉट पर मौजूद था, अगर मैं यहाँ पर तेजी से नहीं भागता तो मेरे साथ भी वही होता जो बाकी के सभी लाशों के साथ हुआ है। वहाँ के तकरीबन 100 के करीब लोग यहाँ पर जलकर मारे गए हैं। लगता है कि यहाँ पर किसी एम्प्रो लेवल के बंदे ने अपनी पावर्स को रिलीज किया है। उसे कहता है नहीं, अगर कोई एम्प्रो लेवल का बंदा यहाँ पर होता तो वो पूरे के पूरे एम्पीरियल
सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता। नेक्स्ट सीन हमें कंफाइनमेंट एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जुंजी को जंजीरों में बांध कर लटकाया गया होता है। जुंजी अपनी आंखें खोलता है तो वो अपनी होश में आता है क्योंकि अब वो अपने रियल सेल्फ में है। सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने एल्डर टाई बैठे होते हैं। एल्डर टाई होते कहते हैं कमीने कहीं के, फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। जुंजी उसे कहता है एल्डर टाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं कौन सी जगह पर हूँ। एल्डर टाई उसे कहते हैं तो इसका मतलब तुम अभी मुझे पहचानते हो, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। ये हमारी कैंपस फैमिली का कैपिटल पनिशमेंट रूम है जहाँ पर हम सभी कैदियों को सजा देते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को जो कि कुछ बुरा काम करते हैं। याद है कि लास्ट नाइट तुमने क्या किया है। जुंजी एल्डर टाई को कहता है लास्ट नाइट मुझे इतना याद है कि हुलर ली ने मुझे चैलेंज किया था। उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद मैं अंडरग्राउंड रिंग में उसका मुकाबला करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर एल्डर जाओ आ गए थे। उन्होंने हुलर ली को मार दिया, फिर मुझे चैलेंज किया, उनके साथ फाइट कर रहा था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। एल्डर टाई से कहते हैं लगता है कि तुम भूल गए हो, चलो फिर ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर याद दिलाता हूँ। हमारी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोग तुम्हारी प्राइवेट डूल का सुनने के बाद वहाँ पर गए थे अंडरग्राउंड एरिना में, लेकिन जैसे वो लोग वहाँ पर पहुंचे वहाँ पर लाशों का एक ढेर लगा हुआ था और उन सारी लाशों के ढेर के बीच में तुम खड़े थे। एरिना के 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द एरिया जितना भी था वो सारे का सारा एरिया जलकर खाक हो चुका था और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग मर चुके थे। हालांकि मैं भी वहाँ पर पहुंचने के बाद तुम्हें रोक नहीं पाया था, तुम्हारी बॉडी के अंदर से इतनी ज्यादा जबरदस्त पावर रिलीज हो रही थी। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी पावर्स खुद ही खत्म हो गई, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी का जाया होने की वजह से तुम खुद ही वहाँ पर बेहोश होकर गिर गए। इसके बाद हम लोग तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आए हैं। हमारा जुंजी उसे कहता है मैं वहाँ पर हुलर ली की कॉल पर गया था उसे फाइट करने के लिए और वहाँ पर एल्डर जाओ आ गया। एल्डर जाओ के साथ मेरी फाइट हुई, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है या फिर ऐसा समझ ले मुझसे गलत हो गया है। मैंने बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान ली है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सजा दें। तो मास्टरों से कहते हैं चलो फिर ठीक है, शुक्र है कि तुमने अपने गुनाह को माना तो सही, तुमने अपनी गलती को मान लिया है तो मैं यहाँ पर तुम्हें सजा देने वाला हूँ। तो हमारी कैंपस फैमिली के रूल्स के मुताबिक तुमने यहाँ पर 100 से भी ज्यादा लोगों की जान ली है, इस वजह से तुम्हारे क्राइम्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर तुम्हें 30 साल की कंफाइनमेंट की सजा दी जाती है। तुम्हें 30 साल के लिए क्लिफ के ऊपर बंद किया जाएगा, यहाँ पर तुम अपनी गलतियों का पश्चाताप करोगे और उसके बाद 30 साल के बाद तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 69 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर टाई हमारे जुंजी से कहते हैं तुमने अपने क्राइम्स को मान लिया और तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलती किया है, तो मैं जहाँ पर तुम्हें पूरे 30 साल की सजा सुनाता हूँ। 30 साल के लिए तुम्हें इंटरसेक्शन क्लिफ के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर 30 साल की सजा कंप्लीट करने के बाद तुम्हें दोबारा आजाद किया जाएगा। ये बात सुनने के बाद कहता है पूरे 30 साल, मैं 30 साल के लिए सजा नहीं भुगत सकता क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। एल्डर टाई से कहता है एल्डर टाई मैं यहाँ पर अपनी मिस्टेक को मार रहा हूँ, प्लीज यहाँ पर मेरी सजा को कम कर दे, मैं इतने सारे साल के लिए सजा नहीं ले सकता। तो एल्डर अपनी छड़ी को यूज करते हैं और उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आगे से मेरे सामने बात करने की। ऐसे उसे थंडर शॉक देते हैं। हमारा जुंजी वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है शुक्र करो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सजाए मौत नहीं दी, नहीं तुमने यहाँ पर अंडरग्राउंड एरिना को बर्बाद कर दिया और वहाँ पर तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोगों की जान ली है। कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे बुरे लोग थे क्योंकि वो अंडरग्राउंड एरिना में मैच देखने के लिए गए थे, इसी वजह से उन सभी के मरने से ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने लोगों की जान तो ली है, तुमने रूल्स को तोड़ा है, इसी वजह से मैं तुम्हें 30 साल की सजा सुना रहा हूँ। मुझे लगता है कि 30 साल की सजा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कम है। ये उसे कहता है एल्डर प्लीज मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एल्डर टाई उसे कहते हैं तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं है। जुंजी उसे कहता है एल्डर टाई आपका इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, पास टाइम नहीं है, ये मेरा अपना मसला है। एल्डर टाई और भी गुस्सा हो जाते हैं, फिर से उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। वहीं पर एक और एल्डर आते हैं और उसे कहते हैं एल्डर टाई अब बस करो। वो एल्डर वहाँ पर आते ही मास्टर टाई से कहते हैं एल्डर टाई क्या तुम्हें याद है कि हमारे मास्टर स्टूडेंट्स को कितनी बुरी तरह से टॉर्चर किया करते थे और उस वक्त हम लोगों ने फैसला किया था कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को कभी भी इस तरह टॉर्चर नहीं करेंगे। तुम यहाँ पर इस लड़के को टॉर्चर कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने मास्टर की तरह बनते जा रहे हो। टाई उसे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो गया था, या फिर ऐसा समझ लो मैं काफी ज्यादा गुस्से में था। इस लड़की ने अपनी गलती को मान लिया है तो इसका मतलब यह है कि इसे अभी भी टीच किया जा सकता है, इसे सिखाया जा सकता है। फिर साथ ही वो एल्डर से कहता है तुम्हें पता है ना कि अंडरग्राउंड अरीना में बहुत सारे बुरे काम होते थे, वहाँ पर कुछ ऐसे बिजनेस होते थे जिनको हम लोग हमेशा से बंद करवाना चाहते थे। तब क्लाउड चू ने उसको जलाकर हाँक कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि वो सारे बुरे काम रुक जाएंगे, तो यहाँ पर इसने एक अच्छा काम किया है। दूसरी बात यह है कि इस लड़के को वहाँ पर बहुत सारा गुस्सा दिलाया गया था, इसी वजह से इसका अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं रहा। जुंजी उस एल्डर की तरफ देखकर सोच रहा था मुझे लगता है कि इस एल्डर का नाम सेलेसियो है। मास्टर जैन जैंग ने इसको यहाँ पर भेजा होगा क्योंकि मास्टर जैन जैंग ने मुझे एक बार बताया था अगर कभी मुश्किल में पड़ो तो वहाँ पर एक एल्डर सेलेसियो होंगे, उनसे मिलना। एल्डर सेलेसियो वहाँ पर एल्डर टाई के साथ निगोशिएट कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं मुझे लगता है कि इसे 30 साल की सजा सुना बहुत बड़ी गलती होगी, इसे सिर्फ 1 साल की सजा सुना दो। एल्डर टाई उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमारे लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में इस तरह का कोई भी रूल नहीं है, इस
लड़के ने 100 से भी ज्यादा लोगों की जान ली है। तुम्हें लगता है कि इस लड़के को मैं 1 साल की सजा सुना दूंगा? एल्डर स्लेसियो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर हम लोग अपने रूल्स को तोड़ भी तो सकते हैं। ये लड़का एक जीनियस लड़का है, हमें 1 साल की सजा सुना देते हैं और उसके बाद देखते हैं, हो सकता है ये हमारा सबसे बेस्ट कोड डिसाइपल बन जाए। हमारा जुंजी उनको कोई बात सुन रहा होता है, वो उनसे कहता है एल्डर स्लेसियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर मेरी सजा को कम करवा रहे हैं, लेकिन मेरे पास 1 साल का टाइम भी नहीं है। एल्डर भी इसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एल्डर टाई चलाकर उसे कहते हैं कमीने कहेंगे, हम तुम्हारी सजा को 30 साल से कम करके 1 साल कर रहे हैं और ऊपर से तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास 1 साल का टाइम भी नहीं है, तुम्हें तो यहाँ पर पूरे सारी जिंदगी के लिए बंद करना चाहिए। जुंजी से कहता है मैंने सुना है कि आपकी यहाँ पर एक और तरह की कन्फाइनमेंट भी है, यानी कि यहाँ पर एक और तरीका भी है सजा देने का, तो क्यों ना आप लोग वो तरीका मेरे पर आजमाएं। दोनों ही एल्डर उसकी बात सुनने की बात कहते हैं क्या तुम ड्रैगन पूल मेडिटेशन वाली पनिशमेंट को लेना चाहते हो? स्लेसियो जल्दी से भागते हुए उसके पास जाते हैं और कहते हैं क्लाउड जो कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, मैं यहाँ पर तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 साल की सजा ले लेनी चाहिए। 1 साल की सजा के बाद तुम आजाद हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई ट्रेजर भी हो या फिर तुम बहुत ज्यादा महान भी हो या फिर तुम्हें यहाँ पर एल्डर जैन जैंग ने डिसाइपल भी चूज कर लिया है, कोल्ड डिसाइपल चूज कर लिया, फिर भी तुम ड्रैगन पूल मेडिटेशन वाले टेस्ट को पास नहीं कर पाओगे। तुम उस पूल के अंदर चले गए तो हो सकता है कि वहाँ पर उसको 100 साल लगे उसको दोबारा ओपन होने में, 100 साल तक वहीं पर फंसे रह जाओगे। जुंजी कहता है लेकिन मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ। वो दोनों ही एल्डर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एल्डर टाई से कहते हैं चलो फिर ठीक है, तुमने ड्रैगन पूल मेडिटेशन वाले टेस्ट को पास कर लिया तो यही तुम्हारी सजा है कि तुम्हारी सजा कंप्लीट हो जाएगी, बाकी का सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा। एल्डर स्लेसियो हमारे जुंजी को अपने साथ लेकर ड्रैगन पूल क्लिफ के ऊपर चले जाते हैं। ड्रैगन पूल क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं और वहाँ से उसे कहते हैं यहाँ से नीचे तुम्हें जंप लगाना है। नीचे जाने के बाद ड्रैगन पूल है, वहाँ पर जो पानी है उसी को हम लोग ड्रैगन पूल कहते हैं। साथ ही वो से कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि ड्रैगन पूल मेडिटेशन को इसको हम लोग सजा के तौर पर क्यों यूज करते हैं। इस पानी के अंदर एक मैजिकल पर्पल ड्रैगन अरे फॉर्मेशन है जो कि नीचे पानी के अंदर छुपी हुई है। ज्यादा इंसान ट्रेचरस होगा, यानी कि अगर इंसान का दिल साफ है तो वो इस अरे फॉर्मेशन के टेस्ट को आसानी से पास कर लेगा और बाहर निकल सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल के अंदर बहुत ज्यादा मैलेस है तो तुम कभी भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पा सकते। हो सकता है कि तुम 1000 साल के लिए यहीं पर फंसे रह जाओ। जुंजी कहता है एल्डर स्लेसियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात को याद रखूंगा। और साथ ही हमारा जुंजी ड्रैगन पूल के अंदर जंप लगा देता है। यहाँ से नेक्स्ट सीन हमें ड्रीम फैमिली का दिखाया जाता है। ड्रीम फैमिली के एल्डर अपनी चेयर पर बैठे होते हैं और उसके पास एक बंदा आता है जो कि खबरी होता है। वो कहता है माय लॉर्ड मैंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, चैलेंज रिंग के ऊपर लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ था मैंने देखा है कि जुंजी के पास 20 फायर थी। जुंजी ने उस 20 फायर को चोरी कर लिया और उसने वहाँ पर उसको यूज किया था। ड्रीम फैमिली के मास्टर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लगता है कि गॉड्स ने मेरी हेल्प की है। मैंने 20 फायर को ली मैंशन में छुपा दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि कोई भी वहाँ पर नहीं जाएगा। 20 फायर वहाँ पर रहेगी और आसपास के स्पिरिचुअल बीस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहेगी और तैयार हो जाएगी। लेकिन अब जबकि मैं इसको मुकम्मल करने वाला हूँ तो मुझे यहाँ पर एक ह्यूमन फर्नेस की जरूरत पड़ेगी और मुझे लगता है कि वो लड़का मेरे लिए परफेक्ट ह्यूमन फर्नेस बनेगा। ड्रीम फैमिली के जो मास्टर हैं इनका नाम स्काई जीन है। मुझे कहते हैं कि जब हमारे जुंजी की बॉडी के अंदर उसका स्पिरिचुअल सी 20 फायर से कम्प्लीटली जलकर हाक हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग वो 20 फायर उसके पास से ले सकेंगे और वो 20 फायर हमारे लिए काम की रहेगी। हमारे जुंजी को दिखाते हैं जो कि ड्रैगन पूल के अंदर जंप लगाता है। वो ड्रैगन पूल के अंदर गिर रहा होता है तो वहाँ पर काफी सारे स्नेक्स होते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक इल्यूजन होती है लेकिन उसे काफी ज्यादा रियल लग रही होती है। जुंजी कहता है लगता है यही वो मैजिकल पर्पल ड्रैगन्स हैं। जुंजी कहता है मुझे इसे यहाँ पर लाइटली लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ये पर्पल ड्रैगन अरे फॉर्मेशन इतनी पावरफुल है कि ये इंसान को इल्यूजन में फंसा सकती है। जुंजी कहता है मेरे पास अपनी डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल फार्मूला है जिसे सेडेटिव फार्मूला कहा जाता है। ये खोली लेवल का स्किल नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर अपनी सोच को क्लियर करने के लिए इसको यूज कर सकता हूँ। पर्पल अरे फॉर्मेशन को क्रैक करने के लिए ये वाला फार्मूला बिल्कुल ठीक रहेगा। और हमारा जुंजी अपनी आंखें बंद करता है, अपनी सांस को रोकता है, जहाँ पर मेडिटेट करना स्टार्ट करता है। हमारा जुंजी वहाँ पर मेडिटेट कर रहा था उसी वक्त उसकी बॉडी के अंदर से 20 फायर अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। जुंजी बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है हो क्या रहा है, मेरी बॉडी के अंदर से अपने आप 20 फायर क्यों एक्टिवेट हो रही है। लास्ट टाइम तो मेरा स्पिरिचुअल सी डिस्टर्ब हुआ था जिसकी वजह से मैंने अपनी बॉडी के ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया था और 20 फायर एक्टिवेट हो गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ है, अभी तो यहाँ पर कोई रीजन भी नहीं है। स्पिरिचुअल सी यहाँ पर अपने आप बर्न हो रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है। और हमारा जुंजी पानी के अंदर डूबता हुआ जा रहा होता है। इसके आसपास जितने भी स्नेक होते हैं वो सारे के सारे उसी से मर जाते हैं, वो स्नेक या ड्रैगन जो भी थे। साथ ही उसकी तलवार भी अपने आप बाहर निकल आती है। जुंजी कहता है ये क्या, मेरी स्वर्ण अपने आप हरकत कैसे कर रही है, मैंने तो इसे मूव करने का मौका ही नहीं, मैंने तो इसे एक्टिवेट किया ही नहीं। साथ ही जुंजी कहता है लेकिन यहाँ पर मेरी तलवार के साथ कुछ ना कुछ तो अटैच है। वो कहता है जी और ये तो एक मैजिकल ऑब्जेक्ट का है और मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ। इवियान ली के साथ फाइट करने के बाद जब उसने अपनी बॉडी के ऊपर से अपनी फुल पावर को रिलीज किया था और उसके बॉडी के अंदर जो डीमन था वो रिलीज हुआ था, उस वक्त मैंने सोरा को महसूस किया था कि ये वाला ओरा उसके साथ फाइट करने के दौरान उसको छोड़कर मेरे साथ आ गया होगा। इस वक्त तुम्हारे जुंजी को उसके सामने एक डेविल जुंजी दिखाई देता है। वो उसे कहता है तुम आंसर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हो। हाँ बिल्कुल वही बात है, उस वक्त इवियान ली की बॉडी के साथ ही था, लेकिन इवियान ली वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो मेरी पावर्स को कंट्रोल कर सके। लेकिन तुम्हारे साथ फाइट के दौरान मुझे महसूस हुआ कि तुम वाकई में बेस्ट हो, तो मैंने उसको छोड़ दिया और तुम्हारी बॉडी को अपना घर बना लिया। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि तुम्हारे जैसे हैं।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारे दिल के अंदर भी एक ब्लैक होल था। जब मैंने तुम्हारे दिल के अंदर उस ब्लैक होल को देखा तो फिर मैंने इवियन ली को छोड़ दिया और तुम्हारे दिल में समा गया। मैं तुम्हारा कर्मा बन चुका हूँ। यही समझ लो कि मैं तुम्हारा इनर डीमन हूँ। साथ ही वो फिर से हमारे जुंजी की बॉडी के अंदर चला जाता है। हमारे जुंजी का इनर डीमन उसे कहता है, हालांकि तुम यहाँ पर पर्पल ड्रैगन रे फॉर्मेशन से रिकॉग्नाइज हो चुके हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे हाथों के ऊपर बहुत सा ब्लड लगा हुआ है। तो वो हमारे जुंजी की बॉडी में जाता है तो जुंजी वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो जुंजी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। जुंजी चिल्ला कर अपने इनर डीमन से कह रहा होता है, कमीने कहीं क्या, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। कि उसका इनर डीमन उसे कहता है, जुंजी अब बस भी करो, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा तुम स्ट्रगल करोगे उतना ज्यादा तुम्हें पेन होगा। अगर तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को मुझे दे देते हो, हमारे दुश्मन मेरे दुश्मन बन जाएंगे। जो भी तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, जो भी तुम्हारे दुश्मन है, मैं उन सभी को मार डालूंगा। यही समझ लो कि वो सभी लोग तुम्हारे हाथों से मरेंगे। मुझे पता है कि तुम 9 फ्रोस्ट आइस पैलेस वालों से नफरत करते हो क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ को ले गए हैं। मैं उन सभी को मारकर तुम्हारी वाइफ को वहाँ से वापस लेकर आ सकता हूँ। मैं बस यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट करना है। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो तो हम दोनों मिलकर पूरी की पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं सभी को मार डालेंगे। हम खून की नदियां बहा देंगे। हमारा जुंजी यहाँ पर हमें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। वो कहता है, मेरी पास्ट लाइफ में मुझे एक इनर डीमन मिला था जब मैं हीवन राम में पहुंचा था, लेकिन इस बार तो ये इनर डीमन मेरे पास पहले से पहुंचा है, यानी कि ये वक्त में पहले मेरे पास आ गया है। यहाँ पर कुछ तो अजीब चल रहा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में जब भी ये आया है मैंने इसको जरूर हराया है। जुंजी अपनी तलवार निकालता और कहता, जबकि तुम्हें यहाँ पर मैंने प्रोड्यूस किया है, यानी कि तुम मेरी सोचों से बने हो, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। हमारा जुंजी अपनी तलवार को यूज करते वहाँ पर अपनी बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो एनर्जी को रिलीज करता है इनर डीमन तो हार जाता है, लेकिन हमारा जुंजी भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें जुंजी को दिखाया जाता है कि जुंजी एक केव के पास बेहोश पड़ा होता है, जबकि एक केकड़ा उसके ऊपर फिर रहा होता है। वो उसकी बॉडी के ऊपर खड़ा होता है कि उसी वक्त हमारे जुंजी की बॉडी के ऊपर जो फिनिक्स का निशान होता है वो चमकना शुरू होता है और हमारे जुंजी को होश आ जाती है। जुंजी उठकर खड़ा हो जाता है, सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने केव होती है जिसके ऊपर एक बड़ा सा टाइगर होता है जो कि मिट्टी का बना होता है। कहता है, मैं तो ड्रैगन पूल के अंदर हूँ, लेकिन यहाँ पर एक टाइगर का फेस क्यों बना हुआ है? जुंजी कहता है, लगता है कि मैं यहाँ पर ड्रैगन पूल के अंदर ही हूँ, लेकिन यहाँ पर एक हिडन फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर एक हिडन केव है जो कि टाइगर केव है। मैंने वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज किया था जिसकी वजह से पानी के बहाव के साथ मैं बहता हुआ यहाँ तक पहुँच आया हूँ। फिर साथ ही वो अपनी बीस्ट फायर को एक्टिवेट करता है और कहता है, मैं अपने इनर डीमन को महसूस नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर अपनी बीस्ट फायर को चेक करते हैं। वो अपनी बीस्ट फायर को चेक करता है तो उसकी बीस्ट फायर पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती है। जुंजी कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बीस्ट फायर के अंदर जो बहुत सारी सोल्स थी उन सभी सोल्स के साथ इनर डीमन भी इसके साथ डिसॉल्व हो गया और मेरी बीस्ट फायर का हिस्सा बन गया है। जुंजी कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ ना तो मैं बीस्ट फायर को कंट्रोल कर सकता था ना ही मैं इनर डीमन के साथ फाइट कर सकता था। बहुत ही अच्छी बात है कि बीस्ट फायर ने इसको कंट्रोल कर लिया। तो फिलहाल इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ कंट्रोल में रहने देता हूँ और मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एंजॉय करता हूँ। फिर साथ ही हमारा जुंजी उस केव में आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे उसे इस केव के अंदर से क्या मिलने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।